अरे ठीक है। आप लोग सब लोग शांत जाओ बेटा, बोलूंगा तो। अरे क्या कर रहे हो आप? अब बैठ जाओ सभी लोग। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी। इधर बैठ जाओ, यहाँ पे जगह है, कहाँ पे भी जगह है। चलो ये सभी लोग अब बैठ जाओ और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज कौन सा चैप्टर? सेल। कौन सा पढ़ेंगे? वैसे चैप्टर कायदे में पता है कहाँ होना चाहिए? ये फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए। जब तक आप लोगों को सेल के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप लोगों को बकाया क्या नॉलेज होगी? लेकिन फिर भी सही है, जहाँ भी है हम वहाँ भी पढ़ेंगे। पहले ये बताओ मुझे सभी बच्चों, आप लोगों ने जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है वहाँ तक रिवीजन कर लिया? क्या बोलो, नो सर या यस सर? यस सर बोलो। है कौन कह रहा है नो सर? बेटा पढ़ाई करो, ठीक है। अभी आपको मिला कल संडे ही मिला था, पूरा क्या किया था आपने? अच्छा ये बताओ आज क्या हुआ था यहाँ पे? कौन कौन आया था? और कौन आया था? इतने बच्चे आए थे? तुम लोग आए नहीं बेटा, यहाँ एक फ्रूटी भी मिली थी फ्री में, ठीक है? सबको मिली थी ना? अरे उससे क्या मतलब बेटा, कुछ मिलना तो चाहिए, उससे क्या मतलब तुम्हारा टाइम दिया। ठीक ठीक, चलो तो हम लोग बेटा एक बार बताओ मुझे, अब बोलो मत कोई बच्चा। हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया जिसमें आपका एक चैप्टर बचा है खाली, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बकाया आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, ठीक है बेटा। बोल कौन रहा है? बोलो मत, बोल कौन रहा है? शांत बैठो। तो हम लोगों ने इतने चैप्टर पढ़ लिए। आप लोग बताओ, आप लोग इन सब चैप्टर में क्वेश्चन लगा रहे हो? अच्छे से क्वेश्चन भी लगाते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं खाली पढ़ना है बस। दूसरी चीज आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, और इसका नाम क्या है? साइटोलॉजी बोलते हैं। बेसिकली साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? सेल। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कोशिका के बारे में, कोशिका होती है, कोशिका होती है। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका होते हैं। हम लोग बेसिकली समझेंगे कोशिका है क्या, ठीक है पहले। इसके बाद हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं। बेटा बातें कर रहे हो? कौन कर रहा है? चलो ठीक है। तो अगर हम सेल की बात करें तो मैंने कहा था, पहले ही बोला था मैंने कि हमारा जितने भी लिविंग्स होते हैं, सही है, चाहे वो बैक्टीरिया क्यों ना हुआ, कोई भी लिविंग होता है आपको पता है उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वो हम बोल सकते हैं कि वो किससे बना होता है? सेल से। किससे बना होता है? सेल से। अगर हम बेसिकली बात करें जो वायरस होता है, वायरस, उसको हम लोग नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं? हाँ, अरे पीछे बैठना, बहुत ही जगह है, इधर देखो। आपको पता होगा वायरस होता है उसको नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि बेसिकली वो एक सेल ही नहीं है। सेल का मतलब होता है जिसके पास न्यूक्लियस हो प्रॉपर। न्यूक्लियस अगर हम बात करें, हम बात करेंगे प्रोकार्योटिक सेल भी होती है, लेकिन वायरस के पास खाली दो चीजें होती हैं, एक होता है जेनेटिक मटेरियल और एक होता है प्रोटीन। क्या होता है? उसे हम बोल सकते हैं ए सेलुलर, यानी कि वो सेलुलर सेल नहीं है, और इसीलिए वायरस को हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग। मैं अगर आपसे बेसिक बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग्स होते रहते हैं, चाहे कोई भी हुआ, प्लांट्स हुआ या एनिमल्स हुआ या बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, कोई भी हुआ, सबका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है, वो क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। जैसे कि आपको बताया कि अगर हमारा बॉडी बना है तो आप लोगों को पता है पापा और मम्मी से हमें क्या मिली थी? सेल ही मिली थी, खाली हैप्लॉइड सेल थी। बाद में आके एक सिंगल सेल बनी, डिप्लॉइड, और उसके बाद लगातार डिवीजन हुआ और आज इतनी बड़ी बॉडी बन गई।
बेसिकली अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बनाती है। और सेकंड बेटा आपको पता है कि जितने भी हमारी बॉडी में जो भी चीज बन रही है, चाहे प्रोटीन हुआ, चाहे आपको एटीपी मिल रहा है, चाहे हार्मोन्स बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, कुछ भी बन रहा है, बेसिकली बन तो सेल के अंदर ही रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो जितना भी फंक्शन करता है पूरी बॉडी में वो भी कौन करता है? सेल। मैं ऐसे बोल सकता हूँ साफ साफ कि सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? किसी भी लिविंग की। समझ गए आप लोग? वैसे देखो हम लोग डिटेल में बात करेंगे हर चीज के बारे में, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर ये बिल्डिंग की बात करूं तो आप लोगों को पता है यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो लगभग ईंट है। क्या है? ईंट है। आप लोगों ने एक एक ईंट को जोड़ा और दीवार बना ली, और इसी दीवार करके हमने पूरा बिल्डिंग बना लिया। लेकिन ऐसे आपको पता होना चाहिए कि हमारी भी सेल होती है, सेल लगातार डिवाइड करती रहती हैं और एक दिन क्या हो जाता है कि पूरा हमारा बॉडी बन जाता है। आप लोगों को पता होगा कि एक सेल थी और एक सेल से आपको पता है आज आपकी बॉडी में इतनी सेल है कि आप लोग काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, सेल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सेल जो होती है वो, ये तो सब जानते हो आप लोग, लेकिन हम बेसिकली बात करेंगे। आपको पता है सेल दो टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है बेटा यूकैरियोटिक सेल। मैं ये सब बातें आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक चैप्टर ये है तो इससे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ सेल का जो बेसिकली कहते हैं बेसिक जो होता है सेल के अंदर, वो होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? और बेटा जो कंट्रोल करता है पूरी सेल को, यानी कि चलाता है, यानी कि फंक्शन करवाता है, वो कौन करवाता है? डीएनए। आपको पता होगा डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन्स। क्या बोलते हैं? जीन्स। और जीन्स के पास होते हैं, आपको पता होगा, नाइट्रोजनस बेस। जिसने जेनेटिक्स पढ़ा होगा पता होगा, वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको जेनेटिक्स तब बताऊंगा। मैंने कहा था वहां पे नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो तीन के सीक्वेंस में होकर कोडॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोडॉन। और हमारी जो सेल होती है उसके अंदर होते हैं अमाइनो एसिड। क्या होते हैं? अमाइनो एसिड होते हैं। जैसे जैसे कोडॉन आते हैं, यानी कि एमआरएनए लेके आता है, वैसी वैसी बेसिक प्रोटीन हमारी बॉडी में बनती है, और वैसा ही हम लोगों का क्या होता है? स्ट्रक्चर बनता है, और वैसे ही हमारी बॉडी फंक्शन करती है। आप लोग को सोचो बेटा कि अगर मान लिया कोई सेल है, ठीक है, अगर कोई एलिफेंट है, हाथी है, उसका बच्चा हाथी की तरह बनेगा भाई, उसकी पूंछ होगी, चार टांगे होंगी, तो ये बॉडी ऐसा हाथी का होता है वैसे ही होगा। ऐसा वो क्यों ऐसा बना? कौन, किसने डिसाइड किया कि वो हाथी की तरह उसका जो डेवलपमेंट होगा वो हाथी की तरह होगा? एक ह्यूमंस होता है, ह्यूमंस के अंदर कौन डिसाइड करता है कि ह्यूमन का जो बच्चा होता है वो ह्यूमंस की तरह होगा भाई? इसके बाद अगर कोई बंदर है, बंदर का बच्चा कैसा होगा? बंदर की तरह होगा। ये हमारी बॉडी में जो डिसाइड करता है वो कौन करता है? डीएनए। कौन करता है? और डीएनए पे क्या होते हैं? जीन्स। जैसा डीएनए वैसा तुम्हारा बॉडी फंक्शन। समझ गए आप लोग? ठीक है, ये बात आपको पढ़नी पड़ी। ठीक है, वैसे मैंने बताया था कि सेल जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। सब बच्चों को पता होगा। अगर मैं ये बोलूं कि बताओ प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास होती है, सबको पता है? किसके पास? बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग बोलो किंगडम मोनेरा के सभी एनिमल्स के पास। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो वो बच्चा बताएगा इसके अलावा एक्सेप्शन कहाँ मिलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल, तो देखो एक्सेप्शन तो नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेल की बात कर रहा हूँ। हाँ, और एक बात और बताओ, जो एनिमल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। आपको पता होगा, एक होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल, यानी कि उनका बॉडी में एक ही सेल होता है बस, उसी से वो क्या करते हैं? सारे फंक्शन करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जो दूसरे टाइप के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर। आप लोगों को पता होगा यूनिसेलुलर का जो किंगडम है वो कौन सा है? किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा। यानी कि दो किंगडम ऐसे इसमें एनिमल्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। और बकाया सब कैसे होते हैं? लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका फंगस में एक्सेप्शन है ना, ईस्ट। कौन है? ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर। ये सब आपको पता है? ठीक है बेटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको, तो हम लोग एक किताब आप लोग निकालो और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल चैप्टर। ठीक है, सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बकाया जो चीजें होंगी वो हम समझते हैं। किताब लेके आए थे बच्चों? और बेटा आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? तुम्हें ही कहना है नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग काफी अगले बढ़ चुके हैं। ठीक है, हर करके, क्योंकि चैप्टर ये कौन सा है? 8। कौन सा है? अच्छा ये बताओ, ये डायग्राम जो बना हुआ है ये क्या है? क्या है ये क्या है? सेल साइकिल। क्या है बेटा? आपको पता होगा सेल जो लगातार डिवाइड करती है तो एक साइकिल फॉलो करती है। क्या करती है? आपको ये भी पता होगा, ऐसे आप लोगों का भी एक साइकिल होगा कि आपको सुबह उठ के क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, सही है? कोचिंग किस टाइम जानी है, किस टाइम खाना खाना है, होता रहता है।
किस टाइम सोना है, किस टाइम क्या करना है, सब आपको साइकिल होगा ही, और आप लोग लगातार वही फॉलो करते हो डेली। तो ऐसे ही सेल करती है, हमारी सेल भी लगातार क्या करती है, फॉलो करती है, क्या साइकिल फॉलो करती है। इसके बाद ये क्या करती है, डिवाइड क्या करती है। आप लोग ये तो अभी बात करना बेकार है, सेल साइकिल सर्जरी में समझाएंगे आपको बहुत अच्छे से। आपको पता होगा दो फेज होते हैं, एक होता है आई फेज और एक होता है एम फेज। आई फेज का मतलब होता है यहाँ सेल ग्रोथ करती है, सही है, और उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैं बोल सकता हूँ कि सेल ग्रोथ करती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है G1, S और G2 में। इसके बाद आपको पता होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं, उसमें सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पता है आपको। इसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और सेल डिवाइड कर जाती है। तो ये तो वो डायग्राम है, इसकी बात अभी मत करो। हम लोग बेसिकली जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ेंगे, सेल। क्या पढ़ेंगे, सेल। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है बेटा, ठीक है, तो हम लोग किताब निकालो, पढ़ें, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखा है, जब आप लोग चारों तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखते हैं, दो चीजें, एक दिखता है लिविंग और एक दिखता है नॉन लिविंग। आपको पता है धरती में दो ही चीजें हैं, और जिसको लिविंग को हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, नॉन लिविंग कहीं नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, आप लोग मैथ में पढ़ते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमें किससे मतलब है, लिविंग से। और आप लोग ये कह रहा है कि आप लोग जब चारों तरफ देखते हो तो आपको दो चीजें दिखेंगी, या तो वो लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा। अगले कह रहा है यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग और व्हाट इज दैट एन, मतलब ये बता रहा है सब यहाँ पे कि आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा, अगर लिविंग है तो वो लिविंग क्यों है, और अगर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग क्यों है। मैंने आपको यहाँ पे अगर सेल चैप्टर चल रहा है तो हम लोग वो बात नहीं करेंगे कि ग्रोथ करते हैं या फिर कौन सी होती है, सही है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो सेल से बना है वो क्या है, लिविंग, और जो सेल से जिसके पास सेल नहीं है वो क्या है, नॉन लिविंग। आपको पता होगा इसीलिए हम लोग वायरस को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन लिविंग, क्योंकि उसके पास प्रॉपर सेल नहीं होती है। आपको बताओ कोरोना आया था तो मोदी साफ साफ कह रहे थे बाहर मत निकलो, वो इसीलिए कह रहे थे कि अगर वायरस आपके पास आ गया तो वो कैसा हो जाएगा, लिविंग, और आप भी क्या हो जाओगे, फिर इन्फेक्ट हो जाओगे, यानी कि आप लोगों को डिजीज हो सकती है। जब तक वायरस किसी बॉडी में नहीं आएगा तब तक वो हमेशा कैसा रहेगा, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब होता है कि उसके पास कोई भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस नहीं होती है। अच्छा वो लिविंग कैसे जाता है, फिर सिंपल सी बात है, लिविंग का मतलब सिंपल सा ये होता है, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं किताब को छोड़ के, कि जब कोई किसी चीज का, मतलब मैं तो ऐसे बोलूंगा डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए, यानी कि सेल हमारी क्या करता है, डिवाइड करता है, क्या करता है, और सेल डिवाइड का मतलब रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वही चीज क्या है, लिविंग। समझिए बात को। जैसे यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर एनिमल होता है, उसमें सिंगल सेल होती है, और सिंगल सेल जब डिवाइड करती है तो कितनी सेल बन जाती है, दो, कितनी बन जाती है, और उसी को हमने इसीलिए क्या बोल दिया, लिविंग। अब वायरस लिविंग कैसे हो जाएगा, भाई वायरस हमारे अंदर गया, सही है, उसने क्या करता है, देखो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी डिजीज करते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो हमारी बॉडी में वो प्रोटीन बनाने लगते हैं आके कि जो हमारे लिए खतरनाक होती है। आपने देखा हो कैंसर होता है किसी को, क्या होता है, या कोई डिजीज होती है वैसी वाली जो सेलुलर डिजीज होती है, या तो उसमें क्या होता है, उसका मतलब होता है कि डीएनए का जो जीन्स है वो या तो सिंड्रोम हो जाता है। सिंड्रोम आपको पता होगा कि क्रोमोसोम नंबर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, सिंड्रोम हो जाता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि बेटा एक क्रोमोसोम अगर गड़बड़ हो गया, कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर, क्योंकि जीन्स कम हो जाएंगे, और जीन्स कम हो जाएंगे तो प्रोटीन कम बनेगी, और प्रोटीन कम बनेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ हमेशा कमी रहेगी। समझ गए आप लोग। दूसरी चीज अगर हम देखें तो बीमारी कैसे होती है हमारे लिए, जैसे वायरस है, वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया, वो सिंपल सा क्या होता है कि अपना जेनेटिक मटेरियल मतलब अपना डीएनए किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, हमारी सेल में। कहाँ कर देगा, आपको पता है जब हमारी सेल डिवाइड करेगी तो साथ में उसका भी जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डिवाइड होगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब हमारा जो एमआरएनए कोड करके लाएगा डीएनए उसका भी लेके आएगा। अब आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन हेल्पफुल है वो बन रही है साथ साथ, अब कोई और प्रोटीन बनने लगे तो क्या होगा, बीमारी तो होगी। यही तो होगा कि आपका क्या होता है, डीएनए का जो वायरस का डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन करने लगता है और लगातार अपना नंबर क्या होता है, बढ़ाता रहता है, और अपना नंबर बढ़ाएगा तो वही क्या होती है, डिजीज होती है। समझ गए आप लोग। तो वायरस ऐसा नहीं है कि वही उसके पास आंखें हैं, उसके पास वो सांस ले रहा है कि हमारी बॉडी में गया तो उसकी आंखें खोल ली, उसके बाद सांस लेने लगा तो ढूंढ रहा है हाँ बताओ किससे इन्फेक्ट करूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रेप्लिकेट होने लगता है हमारी सेल के साथ, और जब हमारी सेल का नंबर बढ़ेगा तो उसका ही बढ़ेगा, और उसका बढ़ेगा तो वही तो बीमारी है, क्योंकि बेटा उसका डीएनए उसके जीन्स भी तो होंगे कुछ, और वो क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट, और ट्रांसक्रिप्ट करके क्या बनाएंगे, प्रोटीन, और जो हमारे लिए कैसी होगी, हार्मफुल। कैसी होगी,
आप लोग खुद सोचो बेटा, वो तो पूरा जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहा है अपने साथ। आप लोग ये सोचो खाली कि हम मेल और फीमेल्स में खाली कितना डिफरेंस होता है, एक क्रोमोसोम का। एक पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली एक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 22 पेयर मेल के पास होते हैं, 22 पेयर फीमेल्स के पास जो ऑटोसोम होते हैं। आपको पता है एक पेयर क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XY मेल के पास और XX फीमेल के पास। मतलब X भी दोनों में सेम है, खाली डिफरेंस है Y का, बस किसका है। और सोचो कितने, यानी कि Y की वजह से मेल मेल बन जाता है और फीमेल फीमेल बन जाती है, खाली एक क्रोमोसोम से इधर उधर होने से। मतलब ये हुआ, वो भी Y पे जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे कम जीन होते हैं 231 ना, सबसे कम जीन किससे होते हैं, Y वाले पे। तब ये हाल है। सोचो अब किसी का DNA हमारी सेल के अंदर आ जाए एक्स्ट्रा और वो रेप्लिकेट करे अपनी प्रोटीन तो बीमारी हो जाएगी बहुत तगड़ी। सही है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वायरस क्या रहता है, लिविंग। वैसे मैं बोल सकता हूँ कि वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है बेटा, चलो अगली बात करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जितने भी धरती पे लिविंग है सबके पास क्या होती है, सेल। अगर किसी के पास सेल नहीं है तो वो लिविंग नहीं है, समझ गए। ठीक है, अब ये कह रहा है बेटा सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। कुछ होते हैं ऐसे जो सिंगल सेल से बने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी सेल होती हैं। जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर। आपको पता है यूनिसेलुलर का दो किंगडम है, एक तो किंगडम कौन सा है, मोनेरा, और एक किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। सब में कौन से एनिमल होते हैं, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर का सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारी सेल होंगी, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल खाली, और वो क्या होगा, एक एनिमल्स। अगर हम बात करें तो आप लोग काउंट कर सकते हो बड़े आराम से। अगर आपसे तो ये भी पूछे कौन कौन होते हैं ऐसे, तो आप बोल सकते हो बैक्टीरिया हो गया, आपको पता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके बाद माइकोप्लाज्मा। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो आपको पता है एगुलिना, अमीबा, जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो स्लाइम मोल्ड से, ये गोनियोलिक्स हो गया, डायटम्स, अब तो कभी जबान पे होंगे आपके। ये सब कैसे होती है, यूनिसेलुलर, मतलब ये हम आंखों से नहीं दिखते हैं। अगले देखो, कह रहा है बेटा कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप लोग मल्टीसेलुलर को और यूनिसेलुलर को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब अगले कह रहा है व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है, सेल क्या है। तो देखो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, ये पहला लाइन बोल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एंड सेकंड बोल रहा है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये कह रहा है कि जो देखो एक बात समझो, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब ये हुआ जो यूनिसेलुलर होता है वो सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल है तो उसका मतलब उसी का दूसरी सेल से मतलब है कोई नहीं मतलब है ना, उसका सिंगल ही सेल डिवाइड करेगा, उसका सिंगल सेल ही सारे फंक्शन करेगा बॉडी के। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं, मल्टीसेलुलर की बात करूं, तो वहां पे बेटा हर सेल को दूसरी सेल से एक प्रॉपर्टी शो करनी पड़ती है, सही है। जैसे आपको पता है एक जब कैंसर होता है किसी को, तो आपको पता होगा वहां पे एक प्रॉपर्टी लॉस सेल हमारी कर देती है, इसे बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, अगर ऐसा ना हो तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि हमारी ये वाली उंगली है, मान लिया सपोज मानो, कोई जरूरी है कि सारी ये वाला हाथ दोनों हाथ सेम रहेंगे, एक हाथ इतना बड़ा हो जाए एक हाथ बहुत छोटा रह जाए, अगर सेल कांटेक्ट में ना रहे एक दूसरे के, तो या ऐसा हो जाए कि ये वाली उंगली बहुत बड़ी हो जाए ये वाली छोटी रह जाए। ऐसा कभी हुआ है, नॉर्मल केस में नहीं होता है। अब आप ये बता ना कि सर हमने देखा था उसके दो सर थे, वो तो एक्सेप्शन केस होते हैं, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन नॉर्मली हमारी जो सेल होती है वो एक दूसरे से क्या रहती है, कनेक्ट, क्या रहती है, कनेक्ट, समझ गए आप लोग। तो लेकिन यूनिसेलुलर क्या शो करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और ये कह रहा है क्यों, ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसका सिंगल सेल ही सारे बॉडी के फंक्शन करता है, जितने भी फंक्शन होते हैं। हमारी आपको पता है हमारी बॉडी में तो बहुत सारे सेल हैं। अगले देखो, कह रहे हैं एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, हेंस सेल इज द फंडामेंटल, आपको पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसका मतलब होता है बेटा क्या, यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक। यानी कि संरचना भी हमारी कौन बनाती है, सेल बनाती है, और बॉडी के फंक्शन भी क्या करती है, सेल करती है, ठीक है। इसीलिए होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि सभी जितने भी लिविंग होते हैं उनका हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर भी बनाती है सेल और फंक्शन भी सेल ही बनाती है। अगले कह रहे हैं सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो कौन आए थे, लीवेनहॉफ। कौन आए थे, सही है। उससे इससे पहले देखो एंटनी वॉन लीवेनहॉफ ने, तो हम बोल सकते हैं कि लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। किसकी थी, लिविंग। उससे पहले भी डेड सेल की डिस्कवरी की थी जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या था, तो रॉबर्ट हुक ने
डेड सेल की और लेवेनहॉक ने लिविंग सेल की। आप लोग ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे कह रहा है लेवेनहॉक फर्स्ट सा एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ, लिखा है लिविंग सेल। कौन सी सेल? लिविंग सेल। अगर डेड सेल की पूछेगा तो क्या बताओगे? रॉबर्ट हुक। और उनने किस पे किया था? कॉर्क होता है प्लांट का, आउटर लेयर होता है, उस पे देखा था। और इस टाइम देखो यहाँ पे ऐसा हुआ था, जो लेवेनहॉक थे तब तक आराम से माइक्रोस्कोप आ गया था और इन्होंने आराम से क्या किया था, इसकी स्टडी की थी। अगले क्या है, तो आप लोग इसे अंडरलाइन करो बेटा, लेवेनहॉक को। अगले क्या है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस। किसकी डिस्कवरी की थी? आपको पता है बेटा सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं केंद्रक, और उसे हम बोल सकते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, यानी कि पूरी सेल का कंट्रोल किसके हाथ में है? न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस के पास क्यों है? क्योंकि बेटा उसी के पास तो डीएनए है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डीएनए ही तो सब कुछ होता है सेल के अंदर। अगर जिस सेल में डीएनए नहीं तो सेल ही के फिर क्या? आप लोग ये सोचो कि वायरस को हम नॉन लिविंग बोलते हैं, तब भी उसके पास डीएनए भी होता है, तब भी हम क्या बोलते हैं उसको? नॉन लिविंग। तो सोचो लिविंग के जो सेल मेन होगी उसके पास तो डीएनए हमेशा होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिसने क्या किया था? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। अगले देखो, अब आपको सेल के स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। अभी आप लोग घबराना मत अगर किसी बच्चे सोच रहा है कि न्यूक्लियस कहाँ होता है। अब पहली बात तो आप लोग अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो पता ही होगा केंद्रक क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है। अगले देखो, कह रहा था इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। ये कह रहा है जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गया था उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमने सेल की पूरी तरीके से स्टडी की थी कि उसमें क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ये कब वाला करा था? जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गया था। सोचो पहले के जो साइंटिस्ट थे वो वास्तव को, पहले के साइंटिस्ट नहीं, पहले के लोग थे, वो वास्तव में बहुत अच्छे थे। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि, लेकिन ऐसा क्यों था? क्योंकि आजकल जो हम लोग हैं वो 50% टाइम तो इधर उधर लगा देते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरा फोन कहाँ चार्ज नहीं है, चार्ज करो, ये करो, वो करो, ठीक है, इसमें लगा देते हैं 50% टाइम। और 50% टाइम हम कुछ करते भी हैं तो मुझे लगता है 90% लोग उसको देखने में लगते हैं कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मत कर भाई ऐसा, सही है, इसीलिए भी कुछ कर नहीं पाता है। आपको पता होगा कोई भी डिस्कवरी होती है कभी क्या पहली बार में हुई है? पहले के लोग ऐसे थे, उनके एक टाइप का आपको बंदा देखा होगा कि इसे बोलते हैं मूडी। क्या बोलते हैं? आप लोग पता है मूडी क्या होता है? जो ऐसा बंदा जिसको जिद हो कि मुझे ये करना है तो करना है, फिर वो किसी की नहीं सुनता। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले के लोग ऐसे ही थे, अगर लग गए वो एक बार जिस काम में तो उसको चाहे उन्हें 400 बार करना पड़े, 500 बार करना पड़े, लेकिन वो करते रहते हैं। और जब ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता है तो कोई ना कोई डिस्कवरी अपने आप हो जाती है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी का मतलब है यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखनी है सेल थ्योरी, ठीक है। आपको पहली बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो भी लिविंग होते हैं, आपको पता है बार बार मैं कह रहा हूँ कि जितने भी धरती पे लिविंग होते हैं सब किससे बने होते हैं? सेल से। किससे बने होते हैं? या मैं बोल सकता हूँ सेल या उसके ऑर्गेनेल्स यानी कंपोनेंट मिला के क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं, उससे सारे लिविंग ऑर्गेन बने होते हैं। दूसरा जो सेल थ्योरी का पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि जितने भी सेल होती हैं वो हमेशा पुरानी सेलों से बनती है। किससे बनती हैं? आप लोग बताओ, अगर हम नई सेल बना सकते थे तो बेटा क्या जरूरत थी वो करने की? करते नहीं, नौकर करते हैं, कुछ भी करते हैं। आप लोग एक सेल बनाते और उससे बच्चा बना देते, बात खत्म, लो नौकर हो गया, जिंदगी में बेचारा कमाई करता कि मैंने तुझे बनाया है, बात खत्म। ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि सेल हमेशा किससे बनी होती है? अपनी पुरानी सेल से। ये भी एक सेल थ्योरी का क्या है, बहुत अच्छा, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। वरना कोई किसी चीज का वो खत्म ही नहीं होता कोई चीज। अगर हम बोले विरक्त हो गया फिर सेल बनाते, वो फिर से बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल हमेशा अपनी पुरानी सेल से ही क्या होती है? डेवलप होती है, नहीं बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखना है क्या काम है। पहले एक साइंटिस्ट थे, कौन? सैचल्टन, और जी कौन से थे? बॉटनिस्ट, कहते थे। इसके बाद कह रहा है एग्जामिन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये साइंटिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट की स्टडी की। किसकी बात स्टडी की? इन्होंने देखा कि प्लांट के अंदर बहुत टाइप की क्या होती हैं? सेल होती हैं, जो बाद में क्या बनाती हैं? टिश्यू। क्या बनाती है? टिश्यू। अगले कह रहे हैं एट अबाउट द सेम टाइम एक साइंटिस्ट और थे जिन्हें बोलते हैं स्वान। क्या बोलते हैं? यानी कि सैचल्टन और स्वान। बेटा ये ध्यान रखना आप लोग, सैचल्टन जो थे वो थे बॉटनिस्ट और ये कौन थे? जूलॉजिस्ट। अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये मत सोचना कि इनका याद करूंगी, कहाँ के थे, हैं तो हैं, ठीक है। अगले देखो,
कह रहा बेटा अब ये कहते थे ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, कह रहा है स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। किसकी बात कर रहे थे? एनिमल सेल की। और इन्होंने बताया था कि बेटा जो आउटर लेयर होती है सेल की यानी कि एनिमल में, वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों को पता होगा कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके पास क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट सेल होती है उनके पास क्या होता है? सेल वॉल। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके पास भी होती है, साइटोप्लाज्म, लिपोसाइटोप्लाज्म के बाहर, लेकिन उसके साथ साथ क्या होती है? सेल वॉल। और सेल वॉल आपको पता है यूनिक फीचर है किसका? प्लांट किंगडम का। हम लोग कब पहचानते हैं कि प्लांट है? बेटा सेल वॉल को देख के। अगर ऐसा होता तो आप लोग बताओ कि हमें फंगस जो होते हैं उनको कहाँ रखता था? एनिमल में। कहाँ रखते थे हम लोग? एनिमल में। उनका अलग किंगडम क्यों बनाते? आप लोग पता है एनिमल भी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो भी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन हमने क्यों अलग किंगडम बनाया उनका? क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है। किसकी होती है? काइटिन। किसकी होती है? ठीक है, क्योंकि फंगस के पास क्या होता है बेटा? सेल वॉल होता है, इसीलिए उनको अलग किंगडम में रखा। अगर उसके पास सेल वॉल नहीं होती तो हम कहाँ रखते? एनिमल किंगडम में। सही है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है, इन्होंने बताया कि जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल होती है उसकी आउटर कवरिंग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also concluded based on his study on plant tissue that the presence of cell wall। इन्होंने क्या बताया था? और सेल वॉल क्या होता है? यूनिक कैरेक्टर। यूनिक का मतलब जानते हो क्या होता है? यूनिक का मतलब होता है जो सबसे डिफरेंट बनाता हो उसे, वो क्या होता है? यूनिक कैरेक्टर। आपका कोई यूनिक कैरेक्टर है? यूनिक कैरेक्टर होता है? नहीं होगा। ऐसे क्या होगा? एनिमल तो सारे सेम है, सेम स्पीशीज है, यूनिक कैरेक्टर तो नहीं हो सकता। हाँ यूनिक हो सकता है, जैसे आपका डीएनए हो गया यूनिक है। सही है। और क्या है? मैं बता चुका हूँ, जो फिंगरप्रिंट वगैरह होते हैं सब यूनिक होते हैं। और क्या होता है बताओ? इसके अलावा कुछ होता है क्या यूनिक? यही होता है यूनिक। हर पर्सन पर 2% होता। हाँ सही है। मेन तो डीएनए है हमारा जो क्या है? यूनिक है हर किसी के पास। आप लोग ये भी बात ध्यान रखना, ये मत सोचना कि पापा से हमें डीएनए मिला है तो पापा की तरह बिल्कुल सेम होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा थोड़ा बहुत डिफरेंस 100% होता है, ठीक है, लेकिन होता बहुत कम है, बहुत कम। वरना आपको पता है डीएनए टेस्ट होता है, उसमें माता और पिता के बारे में पता लग जाता है। सब लोगों को पता है ये बात? पता है? ठीक है, डीएनए टेस्ट है। इसके बाद देखो इधर देखो, ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस that the bodies of animals and plant are composed of cell and product of cell। ये कह रहा है कि यानी कि सेल जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं? सेल से, यानी लिविंग बॉडी सेल से बनी होती है, उनके जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनसे मिलके बनी होती है, जैसे तुम्हारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हो गए वो सब। क्लियर? चलो अगले बात करते हैं। कह रहा है सेचल्टन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। इन्होंने दोनों को मिला, दोनों ने क्या किया? एक सेल थ्योरी दी। ये कह रहा है दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल वर फॉर्म। इन्होंने सबसे पहले थ्योरी दी थी किसने? इन दो साइंटिस्ट ने, एक कौन थे? सेचलर और एक कौन थे? स्वान। लेकिन इनकी थ्योरी कामयाब नहीं हो पाई। क्या हो गई? फेल हो गई, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने ये तो बता दिया कि लिविंग जो होते हैं किससे बने होते हैं? सेल से, लेकिन ये उस टाइम ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि जो नई सेल बनती है वो कैसे बनती है, या मैं बोल सकता हूँ कि जो सेल बनती है वो कैसे बनती है, ये एक्सप्लेन ये बात नहीं कर पाए। समझ गए आप लोग? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, तो हम क्या बोलोगे? सेचल्टन और स्वान ने। लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यू सेल कैसे बनती हैं। और ये बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं जिसे बोलते हैं बिरचो। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये कह रहा है फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने एक लाइन भी बोला है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये हाइपोथेसिस है, ध्यान रखना बेटा, इसको अंडरलाइन कर लो अच्छे से। और ये किन्ने कहा था? बिरचो ने। तो आप लोगों को यहाँ पे कितने साइंटिस्ट मिले अभी तक बताओ? पहले लिवेनहॉक ना, पहले रॉबर्ट हुक, ऐसे ध्यान रखो। दूसरे लिवेनहॉक, तीसरे सेचल्टन, दूसरे और स्वान, और इसके बाद बिरचो। तो अभी तक बिरचो तक ऐसा हुआ कि हम, और ब्राउन तो रह गए, रॉबर्ट ब्राउन जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। 6 साइंटिस्ट हो गए। सबसे पहले मैं फिर से बात करता हूँ, सेल की डिस्कवरी डेड सेल की किसने? रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल की लिवेनहॉक। दूसरा बेटा न्यूक्लियस की ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद हम बोल सकते हैं सेचल्टन और स्वान। सेल थ्योरी दी लेकिन ये काम नहीं कर पाई, यानी कि बता नहीं पाए कि न्यू सेल कैसे फॉर्मेशन होता है। इसके बाद मैं बोलूंगा कौन आए? बिरचो आए।
जिन्होंने बताया कि यानी कि जो नई सेल होती है वो कहाँ कैसे बनती है, अपनी पुरानी सेल से। क्लियर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो गधों मम्मी पापा को जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो भाई सेल तो हम अपने आप बना देते और बना के आराम से हम क्या करते, डेवलपमेंट करा देते किसी भी चाइल्ड का। अगले देखो ये कह रहा है he modified the hypothesis of Sachs and Swan to give the cell theory a final shape। सेल थ्योरी क्या बता दिए, पहला देखो पॉइंट, पहला कह रहा है बेटा सभी लिविंग किससे बने होते हैं, सेल से, पहली बात, और उसके प्रोडक्ट से, और दूसरा कह रहा है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ गए बेटा। और यहाँ पे आप लोग साइंटिस्ट का नाम भी ध्यान रखना। वैसे तो मैं ये बोलूंगा लगभग साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं जेनेटिक्स से। कहाँ से जाते हैं, जेनेटिक्स। बकाया आप लोग ध्यान रखो तो यहाँ भी रख लेना। वैसे नीट में क्वेश्चन आता नहीं है कि साइंटिस्ट कौन आए, किसने क्या किया, लेकिन जेनेटिक्स से आ सकता है कि कोई भी वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ते हैं कि ये वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसका एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल था वो भी पूछा जाता है। यहाँ पे लगभग मुझे नहीं लग रहा है साइंटिस्ट का नाम पूछा जाएगा, सही है। तो आप लोग ध्यान रख लेना, फिर भी क्या दिक्कत है, आप लोग 9th से यही पढ़ रहे हो। अरे ये चैप्टर तो 9th में भी होगा, 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटरनल रट गया होगा कि ये सेल थ्योरी क्या है। चलो ठीक है, रट गया नहीं रटा है। अब हम लोग एक करके डिटेल में बात करेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है, किताब में। पढ़े तो आप देखो, आपको बताया सेल के बारे में समझाता हूँ आपको। अगर हम सेल की बात करें तो आपको बताया एक तो प्लांट सेल, एनिमल सेल हो गई। ध्यान समझना, क्या हो गई, प्लांट सेल और एनिमल सेल। बस इतना डिफरेंस है कि प्लांट में देखो दोनों में सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। कौन सी होती है, दोनों होती है। बस इतना डिफरेंस है कि प्लांट्स के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, और एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता है। डिफरेंस और भी है, क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं होता है, लेकिन बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं खाली सेल वॉल की, ठीक है, कि प्लांट के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, एनिमल के पास सेल वॉल, उसका भित्ति। ये बात समझ गए, पहली बात। दूसरी बेटा आपको पता होगा सेल का अगर हम देखें बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे, तो सेल कितनी टाइप होती है, दो टाइप की। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है। अगर हम लोग आए यूकैरियोटिक सेल पे, आपको ये तो पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा ये बताओ, जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है उस जगह को क्या बोलते हैं, वो सॉरी जहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। अगले देखो, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब बच्चे ये भी कंफ्यूज रहते हैं जब सेल की बात आ रही है, तो सारा कुछ बताएंगे आपको कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, मतलब गुणसूत्र जिन्हें बोलते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा ना, ये जीन क्या होता है। सिंपल सी भाषा में अगर आपको एक बार में बताऊं तो ये होता है, जैसे आप लोग अभी बैठे हो, आप लोग क्या हो, सभी लोग स्टूडेंट हो, क्या हो, लग रहा है स्टूडेंट, हाँ लग रहा है, ठीक है, स्टूडेंट हो। अब आप लोग घर गए, पापा ने कहा चलो खेत पे, कहाँ चलो, आप क्या बन गए, किसान। लेकिन आप हो तो भाई, अभी आपकी शादी है तो आप क्या बन गए, दूल्हा। कहते नहीं दूल्हा आ गया, सही है, इंसान तो वही है, लेकिन उसकी स्टेज क्या हो रही है, चेंज लगातार। बस यही होता है। अगर मैं बेसिकली बोलूं, आप लोगों को पता होगा, वैसे थोड़ा समझा रहा हूँ आपको इसके बारे में। देखो सबसे पहले हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, डीएनए। क्या होता है बेटा, डीएनए। डीएनए का मतलब होता है कि ये न्यूक्लियस है और ये क्या है बेटा, अगर कोई सेल है, इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, डीएनए। क्या होगा, ये बात समझे आप लोग। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीएनए पे क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन। जीन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि डीएनए का वो सेगमेंट जो कोई फंक्शन को इन्फ्लुएंस करे। जैसे आपके हेड को कर रहा है, आपके कलर कर रहा है, आपका चेहरा बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, आपकी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, उनको बना रहा है। मतलब बोल सकता हूँ डीएनए का वो सेगमेंट, जैसे ये डीएनए है, अब इस पे इतना सेगमेंट हमने जीन बोल दिया। क्या बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्योंकि इतने जो नाइट्रोजन बेस हैं वो उस अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं जो वो कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। समझ गए आप लोग, सही है। तो जीन समझ के क्या होता है, जीन का मतलब होता है वो चीज, यानी कि वो सेगमेंट डीएनए का जो किसी कैरेक्टर को क्या करे, इन्फ्लुएंस करे, यानी कि हमारी बॉडी में करवाए। सही है भाई, आपका सेल है, आपकी बॉडी में इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, इतने एंजाइम्स बन रहे हैं, इतने हार्मोन्स बन रहे हैं, सब बना तो हमारी सेल ही नहीं है। और सेल में कौन बना है, डीएनए। और डीएनए क्या होते हैं, जीन। क्या होते हैं, ये बात समझ गए। अब देखो क्या होता है, जब ये डीएनए क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो लगभग न्यूक्लियस होता है उसका साइज होता है 10⁻⁻⁶। कितना होता है, मीटर। ठीक है, कितना छोटा होगा सोचो।
और डीएनए की लेंथ कितनी होती है 2.2 मीटर। कितनी होती है? सोचो 2.2 मीटर का डीएनए और एक 10⁻⁻⁶ मीटर के न्यूक्लियस में अगर है तो वो कैसा होगा? रैप्ड होगा। रैप्ड का जानते हो क्या होता है? जैसे आपने कोई ऊन का गुल्ला है, मान लिया ऊन का गुल्ला है, उसको ऊन को फैलाओ, सोचो कितना लंबा निकलता है ना, धागा उलझ जाता है तो, और हम लोग उसको आराम से लपेट दें तो जरा सा लगता है कहते। तो ऐसे ही क्या होता है, जो डीएनए होता है वो साथ में एक प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है बेटा? उसके साथ ये पैक्ड होता है। क्या होता है? पैक्ड। पैक्ड का मतलब होता है रैप होता है उसके चारों तरफ, और ये पैकिंग अवस्था में होता है। बोलो मत, इसको बोलते हैं बेटा क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? इसीलिए जब भी अगर मैं आई फेज की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? आई फेज का। आई फेज में हम लोग क्रोमोसोम नहीं बोलते, उस टाइम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? अब आप लोग बताओ, क्या क्रोमैटिन और कुछ है तो डीएनए ही। बस ये है कि डीएनए के साथ किसके साथ है? ये प्रोटीन के साथ। तो हमने इसे क्या बोल दिया? क्रोमैटिन। अब जब सेल, ये तो कहानी है आई फेज की। कौन सी फेज की है? यानी कि G1 और S, G2, ये तीन फेज होते हैं इसके, G1, S और बेटा G2। अब क्या हुआ? बोलो मत, इसके बाद यहाँ से सेल निकलती है और एक फेज होता है एम फेज। कौन सा होता है? जिसमें हम पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ते हैं। जब सेल उस वाले फेज में पहुंचती है तो बेटा यही क्रोमैटिन मटेरियल क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। क्या बना लेता है? और इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं गुणसूत्र कितने हैं तुम्हारे, क्या है वो? हाइड्रोजन डीएनए। ये क्रोमैटिन ही तो क्या किस में कन्वर्ट हुआ है? क्रोमोसोम में। मतलब जिस स्टेज क्यों हुआ है? क्योंकि आपको पता है सेल को डिवाइड करना है, और डिवाइड करना है तो बराबर का डीएनए दोनों सेल में जाना भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? वो कौन सी फॉर्म होती है? क्रोमोसोम वाली। समझ गए? तो क्रोमोसोम की भी बात कर रहा है, क्रोमैटिन की बात कर रहा है, तो ओवरऑल किसकी बात कर रहा है? डीएनए की। और डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। समझ गए आप लोग? तो ये वाला खेल आपको समझ में आया क्या होता है? डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम क्या होते हैं, समझ गए आप लोग? अब तुम सोचो, खुद सोचना, अगर आपने सही समझा है तो। अब सोचो आप लोग, आपका एक क्रोमोसोम कम हो जाए, क्या हो जाए? अब आप पैदा होगा, आपका नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अगर किसी का एक क्रोमोसोम कम हो जाए, सोचो उसका डीएनए कम हो गया। डीएनए कम हो गया, और डीएनए कम हुआ तो उससे क्या कम हो गए? जीन। क्या कम हो गए? और बेटा जीन कम हो गए तो जो जीन वो प्रोटीन बना रहे थे वो बनेगी ही नहीं, और जब वो नहीं बनेगी तो जो प्रोटीन वो फंक्शन कर रही थी बॉडी हमारे, वो फंक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा। और इसी चक्कर से क्या हो जाता है? आपने देखा होगा इसको सिंड्रोम होता है। सही है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारी डिजीज आती हैं। सिंड्रोम का मतलब होता है कि सिंड्रोम में आदमी एबनॉर्मल हो जाता है, जो नॉर्मली होना चाहिए वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका क्रोमोसोम कम हो जाता है। क्रोमोसोम का मतलब डीएनए कम हो जाएगा, और डीएनए का मतलब जीन कम हो जाएगा, और जीन का मतलब वो प्रोटीन बनेगी ही नहीं जो वो प्रोटीन क्या कर रही है? कोई कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रही है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं सेल पे। किस बात आते हैं? अब आप लोग ये समझे, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका काम क्या होता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अगले देखो, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन, ये क्या है? अनियन। और क्या कह रहा है? ह्यूमन चीक। सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि हमने क्या देखा? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। क्या क्या दिख रहा है आपको? तो कह रहा है हमें कुछ वहां पे क्या देखे? स्ट्रक्चर। क्या देखे बेटा? अब ये कह रहे हैं अनियन। अब अनियन क्या है? प्लांट है। क्या है? प्लांट। तो उसके पास क्या होगा? प्लांट सेल होगी। प्लांट सेल होगी, उसके पास क्या होगा? सेल वॉल। क्या होगा? यानी कि कोशिका भित्ति। कह रहा है व्हिच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि यूनिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का। किसका? और कह रहा है बेटा एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सेल की जो आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की, वो क्या होता है? सेल वॉल। क्या होता है? यही कारण है कि हमें जो प्लांट्स होते हैं बहुत, मतलब ऐसे नहीं हमारे साथ फ्लेक्सिबल नहीं है वो कैसे लगते हैं? रिजिड टाइप, मतलब होता नहीं ऐसा नहीं, बहुत फ्लेक्सिबल है कि प्लांट को ऐसे हाथ पकड़ रहे हैं, हम लोग ऐसे दबा रहे हैं, लेकिन वो प्लांट नहीं हो सकते ऐसा, क्योंकि उनके सेल के पास क्या है? सेल वॉल। क्या है बेटा? सेल वॉल, कोशिका भित्ति से बोलते हैं। और बाद में उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। अगले कह रहा है द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक। जब हमने ह्यूमन चीक की सेल देखी तो कह रहा है हैव एन आउटर मेम्ब्रेन। क्या थी बेटा? क्या कह रहा है? हाँ, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी ये कह रहा है कि हम जब हमने एनिमल सेल देखी तो उसके अंदर हमने क्या देखा? एक डेंस स्ट्रक्चर देखा जिसका नाम क्या था? न्यूक्लियस। क्या था बेटा? और इसकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी? अब आप लोग न्यूक्लियस को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। मैं बार बार समझा रहा हूँ, न्यूक्लियस कुछ नहीं है, बस
यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके आउटर मेम्ब्रेन होती है और उन्हीं क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अगले देखो, कह रहा है दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। और कह रहा है बेटा ये क्या है, डीएनए। क्या है, तो आप समझ गए क्रोमोसोम हम कब बोल रहे हैं, जब वो एम फेज में सेल होगी। डीएनए या क्रोमेटिन हम कब बोलेंगे, जब वो आई फेज में होगा। किसमें होगा, और ये सब किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और बेटा इसीलिए हम डीएनए को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। अगर किसी भी सेल में डीएनए नहीं है तो इसका मतलब वो सेल ही क्या फिर, क्योंकि बेटा वो कोई फंक्शन ही नहीं करेगी बॉडी का। आप सोचो कि सेल लिया आपने माइटोकॉन्ड्रिया डाल दो, क्लोरोप्लास्ट डाल दो, लेकिन जो मेन काम कौन कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। अब डीएनए नहीं होगा, जीन्स ही नहीं होंगे, और जीन्स नहीं होंगे तो काम क्या करेंगे सेल का, फंक्शन ही क्या रहेगा बताओ, तो फंक्शन रहा क्या। इसीलिए बेटा हमारी प्रत्येक सेल में, अगर आपकी एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर, तो हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर। ऐसा नहीं सकता कि एक सेल में 10 पेयर है, एक सेल में 20 पेयर है, ऐसा नहीं सकता। हमारी प्रत्येक सेल में कितने होंगे बेटा, 23 पेयर। समझ गए। अगर किसी प्लांट है मान लिया, अब देखो यहाँ पे कुछ और समझा रहा हूँ आपको। क्या बताओ, क्या जितने भी स्पीशीज होती हैं, क्या सबके पास सेम क्रोमोसोम होते हैं, नहीं, सबके पास अलग होते हैं। अब आप लोग खुद सोचना, क्रोमोसोम नंबर सबके पास अलग है, तो इसका मतलब सबके पास क्या अलग है, डीएनए का अमाउंट। और जब डीएनए का अमाउंट अलग है तो इसका मतलब क्या अलग है, जीन्स क्या अलग है। और जीन्स अलग है तो उसकी बॉडी में प्रोटीन कौन सी बन रहेगी, दूसरी वाली, और इसीलिए वो वैसा है और दूसरा कैसा है, जैसा डीएनए वो वैसा। अगर मान लिया प्लांट का डीएनए है तो इसका मतलब प्लांट की स्ट्रक्चर बनाएगा वो, और एनिमल का है तो किसके स्ट्रक्चर बनाएगा, एनिमल्स की। इसीलिए हर किसी एनिमल्स में यानी कि स्पीशीज में, या फिर हम बोल सकते हैं प्लांट में, अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनती है और अलग अलग टाइप का उसका स्ट्रक्चर बनता है। समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ। तो पूरा खेल किसका है, डीएनए का। किसका है, डीएनए का। ठीक है, डीएनए से बहुत खेला जाते हैं बेटा। इधर देखो, कह रहा है सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। और कह रहा है वेयर सेल दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड, तो कह रहा है कौन सी सेल, प्रोकैरियोटिक। सिंपल सी भाषा में ये बोल रहा है, अगर कोई सेल है, इधर देखो ये सेल है मान लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको पता डीएनए होगा, डीएनए होगा, अगर इसके पास मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस के पास है तो बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, और अगर ये नहीं है तो क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये तो होगा ना जेनेटिक मटेरियल, खाली क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग न्यूक्लियस नहीं बोलते, वहां पे बोलते हैं बेटा क्या, इसको न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, समझ गए ये सब बातें, क्लियर, ठीक है। अगले कह रहे हैं, हाँ सही है, तो आप लोग समझ गए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। वैसे बहुत डिफरेंस होंगे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। देखो आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल की जब भी बात करो तो आप लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लो बस। बैक्टीरिया के पास कौन सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। आप लोग चाहे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन आप लोग एनिमल में ऐसा नहीं कर सकते कि इसके बारे में स्टडी कर लो तो यूकैरियोटिक सेल की स्टडी हो जाएगी, क्योंकि प्लांट और एनिमल में क्या होता है, डिफरेंस होता है। दूसरी बात क्या होती है, आप लोगों को पता है बैक्टीरिया के पास, मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में काफी बार बता चुका हूँ, तो बच्चा एक करके बताओ, इससे मैं पूछूंगा, ठीक है। एक एक डिफरेंस करके बताओ, सही है। एक करके स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले आप बताओ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में एक डिफरेंस बताओगे। और मुझे बता देना अगर कोई बच्चा को ये भी नहीं पता हो कि प्रोकैरियोटिक क्यों बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक क्यों बोल रहे हैं, वो भी बता देना, बता दूंगा भी मैं। एक डिफरेंस बताओ, क्या नहीं कह रहा था, सेल नहीं कह रहा था, मतलब वो तो दोनों सेल ही हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक कौन सेल है, यूकैरियोटिक सेल। आपको पता है 2 टाइप की सेल होती है। एक डिफरेंस बताओ, तुम तीनों बताओ मिलके, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल क्या डिफरेंस होता है। नहीं पाई जाती, ये तो मैंने अभी बताया था। चलो यही रहने दो, ठीक है ठीक है। दूसरा डिफरेंस तुम दोनों चारों बताना, पता है, नहीं पता है, ऐसे बोल रहा ना, नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। आप लोगों को पता है दूसरा डिफरेंस के अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, नहीं पता है। आप लोग ये बताओ प्रोकैरियोटिक सेल में सेल कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है,
हाँ, कौन से किंगडम के एनिमल्स में होती है, इतना बता दो भाई। किसमें होती है? मोनेरा, खाली मोनेरा। चलो ठीक है। ए तुम तीनों में से एक डिफरेंस बताओ प्रोकार्योटिक सेल में और यूकार्योटिक सेल में। एक करके रिजल्ट बताओ, इतनी जल्दी नहीं, तुम बताओ। जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है? तुमने तो कमाल ही कर दिया। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उधर प्रेजेंट होता है। हां, अब एक रहने दो और सुन देंगे। जेनेटिक मटेरियल कहां से आया माइंड में? दिमाग वाला यहाँ नहीं, कहाँ है? और क्या? चलो ठीक है। ए तुम बता रहे थे आइडिया बताओ। प्रोकार्योटिक सेल में, हाँ। यूकार्योटिक सेल में कितने होते हैं? ठीक है, ये भी सही है। अब बेटा आप चारों में से एक डिफरेंस बताओ इसके अलावा। फिर बच्चे कितने हड़बड़ी में रहते हैं। ठीक है। तुम चारों में एक डिफरेंस बताया किसी को? क्या? प्रिमिटिव, हाँ। और इसमें यूकार्योटिक में बेल्ट होता है। ठीक है। आप तीनों आप बताओ कोई अच्छा डिफरेंस, कोई सही डिफरेंस बताना। हाँ बताओ। हाँ, अब तुम लोगों बताना कोई एक और। हाँ ठीक है। और कोई डिफरेंस बताए इसके? ए अब यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा है इसको इसके अलावा कोई डिफरेंस बताए? हाँ बताओ। हाँ, यूकार्योटिक मीसोसोम नहीं पाए जाते हैं। चलो तुम्हारा मान लेना है। ठीक, हाँ ठीक है, सही है। इसके बाद और बताओ बेटा। और क्या यहाँ पे रामायण देखने आया बेटा? ए पीछे तुम में से दोनों सीट जो पीछे हैं उसमें कोई एक डिफरेंस बताओ, प्रोकार्योटिक सेल में और यूकार्योटिक सेल में। आप लोग सो रहे होते हैं। हाँ बताओ। ए बोलो मत, बोलेगा तो फिर दोबारा पूछूंगा। हाँ बताओ बेटा, शांत जाओ, बता रहा है कुछ। हाँ, बैक्टीरिया और, हाँ सही है, बैक्टीरिया होती है। और बताओ अपने लोगों में। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है लगभग आप लोग पहुंच गए अच्छे खासे। ठीक है, इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ए बोलो मत बेटा। इसके बाद सुनो, अगर मैं सारे डिफरेंस की बात करूं लगभग, ठीक है, तो उसमें देखो पहला जैसे अब बेटा सुन तो लो तभी समझ में आएगा। मैंने बोला कि सेल जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकार्योटिक सेल, एक होती है। हम लोग अगर आपसे पूछे कि बेसिस क्या है इसका, तो हम बेसिकली बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। कुछ किताब कहती है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, कुछ कहती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बात देखिए, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल दोनों के पास होगा भाई, दोनों के पास होगा तभी तो सेल है वो। इसके बाद एक लाइन में आप बोल दिया करो कि डबल मेम्ब्रेनस जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं किसमें? गोल्जी काय, प्रोकार्योटिक सेल में। और यूकार्योटिक सब क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यूकार्योटिक सेल तो कंप्लीट सेल होती है, वहां कुछ बोलो मत बोलो, लेकिन प्रोकार्योटिक ध्यान रखो। दूसरा सुनो, अगर हम प्रोकार्योटिक सेल की बात करें तो आपको पता है राइबोसोम। खाली सेल में एक अकेला ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो विदाउट मेम्ब्रेनस होता है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब वो कौन होता है? राइबोसोम। इसीलिए बेटा राइबोसोम प्रोकार्योटिक सेल में होता है और यूकार्योटिक सेल में भी होता है। अरे नहीं होता है, भी होता है। मैं ये बोल रहा था, और मैं ये बोल रहा था कि प्रोकार्योटिक सेल 70 का होता है, उधर कैसा होता है? ठीक। ये बताओ, इसके बाद सुनो, अगर मैं और बात करूं तो आपको पता है कि प्रोकार्योटिक सेल बैक्टीरिया के पास होती है। बेटा बैक्टीरिया को सांस भी लेना है और आप उसको रेस्पिरेशन भी करना है। अब आप बताओ, अगर उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगी तो रेस्पिरेशन कैसे करेगा? उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? मीसोसोम। एक स्ट्रक्चर होता है उसके पास, क्या होता है? मीसोसोम, जिसमें जो किस में होता है? प्रोकार्योटिक में होता है। और यूकार्योटिक में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा? अभी भी अगर आपको लग रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो अभी टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है, लेकिन जितनी बातें बता रहा हूँ वो दिमाग में रखो, सही है? मैं सब कुछ आपको और डिटेल में बता रहा हूँ। इसके बाद सुनो, इसके बाद सुनो, आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है, क्या होता है? वो हर टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। अब आपको पता है वही फोटोसिंथेसिस कर पाएगा इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा। जैसे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्या हम फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? अगर होता तो अच्छा रहता, और होना चाहिए। मुझे लग रहा है ऐसा होता कितना अच्छा रहता। यहाँ खड़े जाते थे 2-3 बच्चे, अभी आके ऐसा अभी चार्ज नहीं रहा, इधर खड़ा होता हूँ, एनर्जी दे रही है।
तो करना पड़ता है, हाँ ठीक है बेटा लेट जाओ बाहर जाके, ठीक है। तो फिर तो पढ़ाई क्यों करते? सबसे मेन आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्या होता है? खाना पीना रहना। इसीलिए आदमी पढ़ाई करता है कि पैसा हो तो अच्छी जिंदगी जी पाए। अब जब आपको पता है कि मेरा काम लेट के चल रहा है, धूप में लेट के, तो मैं क्यों पढ़ाई करूंगा अपनी? आपको पता है खाने का टेस्ट ही नहीं होगा, तो आप लोग क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आराम करोगे खाली। ठीक है, आराम नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अगले क्या कह रहा हूँ, अगले सुनो। तो मैं ये कह रहा था कि बैक्टीरिया भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब उनके पास तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो उनके पास होता है क्रोमैटोफोर। क्या होता है बेटा? जिसके क्रोमैटोफोर के अंदर वही पिगमेंट होता है जो किसके पास होता है? प्लांट के पास, यानी कि क्लोरोफिल ए। समझ गए आप लोग की बात? क्लियर हुआ? इसके बाद अगर हम और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के पास 2 डीएनए होते हैं। कितने डीएनए होते हैं? 2। एक होता है उसका जीनोमिक डीएनए और एक होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। जो किसमें यूज होता है? बायोटेक्नोलॉजी में। किसमें होता है? और यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो बस ये सारे डिफरेंस थे, और क्या था बताओ? बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, बैक्टीरिया को हम लोग प्लांट बोलेंगे या एनिमल? ये आज तक समझ में आएगा अभी? क्या बोलेंगे? प्लांट बोलेंगे? आज तक ये नहीं पता बैक्टीरिया है क्या एक्चुअली, प्लांट है या एनिमल है? खाली तुमने एक इमेज मारी है, हाँ होगा कोई बैक्टीरिया है? ऐसे बोल सकते हो, सबसे अच्छा क्वेश्चन आंसर। बैक्टीरिया को हम लोग बोल सकते हैं प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास क्या होता है? सेल वॉल होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं उसको प्लांट है। और बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं एनिमल्स का भी उसके पास कैरेक्टर होता है। हम ना तो कभी पूरी तरीके से प्लांट बोल सकते हैं और ना ही एनिमल्स। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब चलो, वैसे तो आपको बहुत सारी नॉलेज होगी, लेकिन पढ़ना इसको भी है, पढ़ो। ये देखो क्या है, बोथ प्रोकैरियोटिक सेल और बेटा कौन सेल? यूकैरियोटिक सेल। आपको बच्चा ये नहीं सोच रहा है मैं प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ? ये कोई ऐसा नहीं कि नाम है किसी लड़के का। प्रोकैरियोटिक का मतलब सेल है, और यूकैरियोटिक भी क्या है? सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास होती है? बैक्टीरिया के पास। और यूकैरियोटिक किसके पास होती है? और सबके पास। ठीक है, ऐसे बोल दिया जल्दी में। इधर क्या है? आज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और जिसे क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? आपको पता है ये क्या है? देखो ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर ये क्या है? लिक्विड है। और ये बेटा क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? अच्छा, साइटोप्लाज्म का भी रोल होता है अपना अलग। आप लोग बताओ, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म होते हैं। सही है। तो क्या सेल ऑर्गेनेल्स के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी क्या है बेटा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया इसी में तो है, साइटोप्लाज्म में? अगर आप लोग, मैं ये कह दूं कि आप लोग तो हो, लेकिन मैं आपका एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट खत्म कर दूं, ऑक्सीजन ना रखूं, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब साइटोप्लाज्म का भी एक, और इन ऑर्गेन्स के लिए जो मेन होता है वो सराउंडिंग में कौन होता है? साइटोप्लाज्म। कौन होता है? इसीलिए साइटोप्लाज्म भी एक अपना अलग रोल प्ले करता है, और ये भी हर एक सेल में होता है। दूसरा सुनो, आपको पता होगा साइटोप्लाज्म ये हो गया, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। आपने 2 नाम सुने होंगे, एक सुना होगा प्रोटोप्लाज्म, एक सुना होगा साइटोप्लाज्म। क्या सुना है? अगर साइटोप्लाज्म की बात कर रहा है तो इसकी बात कर रहा है, और बेटा अगर प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा है तो इसका मतलब न्यूक्लियो और साइटो दोनों को मिला के जो पूरा बोलते हैं उसे बोलते हैं प्रोटो, और हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं दोनों के पास होगा बेटा साइटोप्लाज्म। कह रहे हैं ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। पता है आपको, द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड। आप लोग बताओ, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटी होंगी वो कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म में। भाई आप लोग इस एनवायरनमेंट में सारी एक्टिविटी कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि आप लोग पहाड़ पे ऊपर जाते हो आसमान में भी एक्टिविटी करने, नहीं, जो भी कर रहे हैं आप लोग यही कर रहे हो। ऐसे हमारे सेल ऑर्गेन सारे जो भी करेंगे कहाँ करेंगे? साइटोप्लाज्म में करेंगे। ठीक है। इसके बाद साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया, पढ़ लिया, बोथ प्लांट एंड इंसान। कह रहा है वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इनटू इट कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। और इसीलिए हमारी सेल कैसी रहती है बेटा? लिविंग रहती है। कैसी रहती है? लिविंग। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? मेटाबॉलिज्म, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, कहाँ हो रही है? हमारे साइटोप्लाज्म में।
यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट बताओ, बोलो। आज आप लोगों को फास्ट है क्या? लड़कियों का होगा है? आरती का है? आरती नहीं है? आरती को खाना नहीं होता है उसकी फास्ट प्रायोरिटी खाना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ही कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना फास्ट नहीं रख लेता है, और कुछ लोग होते हैं जो रख लेते हैं। सही है? तो सही है, इसका भाई अच्छी बात है, सोमवार है ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, दूसरी ये बताओ, हम लोग आते हैं सेल पे, ठीक है? हम लोग फास्ट में बताओ ज्यादा, सेल पे आते हैं। ये बताओ आप लोग सेल के बारे में इतना समझो, अभी समझाया, सब समझ गए? किसी को अभी तो कोई डाउट तो नहीं है कि सर ये दोबारा बता दो? बताओ ना, ये तो देख रहे हो, किसी की डाउट है? नहीं है? नहीं है तो अगले बढ़ते हैं। हाँ कौन बोला? चलो अगले आ जाओ बेटा। यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहले देखो, आपको पता है न्यूक्लियस होता है, कह रहा है यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं क्या? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेन्स का मतलब होता है क्या? क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? अभी मैं समझो, खाली नाम याद कर लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, और क्या होता है? वैक्यूल्स। क्या होता है? अभी हम लोग अगर सेल की बात करें तो एक बार देख लो। अरे सेल का फोटो नहीं है क्या? आगे ये है। ये कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल। अगले देखो, अरे सही से होगा वो वाला देखो, वरना मैं आपको फिर दिखाऊं गूगल पे ले जाके। ये है, ये क्या है? सेल। क्या है? सेल है, और प्लांट सेल है। तो आप लोग ये बताओ इसमें जो क्या क्या है? इधर देखो, ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस के पास में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है? ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके बाद ये क्या लग रहा है तुम्हें बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या लग रहा है? बड़ा करूं और? सही है। इसके बाद ये क्या लग रहा है बताओ? क्लोरोप्लास्ट। सही बोला है, क्लोरोप्लास्ट ये। लेकिन यहाँ पे ऐसे तुम बताए ना क्लोरोप्लास्ट क्या दिक्कत है बताओ? क्या दिक्कत है? ग्रीन कलर का है इसीलिए। अच्छा सही है, हाँ ये सही है, तुम्हारा लगाया ग्रीन कलर का है। हाँ लिखा भी है वो, मुझे पता है लिखा है बेटा, मुझे सब पता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसा होता मान लिया तो ज्यादा अच्छा रहता कि हम लोग बोलते क्लोरोप्लास्ट ऐसे करके होता, तो ये ज्यादा लग रहा है क्लोरोप्लास्ट है कंपेयर टू ऐसे। लेकिन हमने मान लिया क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर का है, अगर ये ब्लैक कलर का हो तो नहीं मानते ना। ठीक है, आगे देखो बेटा, बताओ कोई बच्चा बताएगा ये क्या है? अरे दिखाओ, गोल्जी एपेंडिक्स क्या है? सही है, ये कि बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी यहाँ पे, और ये क्या है? सेल वॉल। क्या है? सेल वॉल हो गया। इसके बाद बीच वाली लाइन को बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही, आपको पता है। अच्छा को बताएगा ये क्या है? ये कहाँ लिखा है? लाइसोसोम। क्या है? आप लोग ऐसे तो सकते थे, इधर देखो, अगर आपने पहले पढ़ा है तो ये गोल्जी का है और लाइसोसोम इससे तो बनता है बाद में, तो इसका मतलब ये क्या होगा? लाइसोसोम। इसे बोलते हैं सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं? यानी कि आत्महत्या की थैली। पता है आपको? आत्महत्या। ठीक है, इसके बाद देखो और बताओ ये क्या है बेटा? वैक्यूल, क्योंकि ये सबसे बड़ा ही होता है। सही है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसके पास। और क्या बचा बताओ? अच्छा कोई बच्चा बताओ इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे यहाँ पे जो खाली जगह होती है इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ नहीं लिखा है ना? कहाँ ये लिखा तो है। तो क्या बचा फिर बताओ? चलो आगे बढ़ते हैं। सेल का बारे में क्लियर होगा? अब देखो प्लांट सेल में क्या नहीं, वो एनिमल सेल में क्या नहीं होगा? ये तो सेल वॉल नहीं होगी, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। सही है, और ये बहुत छोटा होता है, हम बोल सकते हैं एब्सेंट होता है। ये कुछ कैरेक्टर होते हैं जो अलग होते हैं, किसमें? एनिमल में और प्लांट में। अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल होती, बैक्टीरिया होता, तो यहाँ कुछ नहीं होता, ना ये होता, ना ये होता, ना ये होता, ना ये होता, फिर होता ही क्या? ना ये होता। सही है, ना ये खाली ये होता। क्या राइबोसोम कहाँ गया? ये दिख रहा है? ये छोटे से गोले दानी है, ये राइबोसोम होता है। ये खाली होता और जेनेटिक मटेरियल होता, बात खत्म, बस वही सेल है उसके पास और क्या है। ठीक है, चलो तो हम लोग अब देखिए आप लोगों ने कहा क्या है। तो ये कह रहा है कि सेल के जो ऑर्गेन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, सब क्या है? सेल के ऑर्गेन्स।
ठीक है बेटा, ये आप चलते हैं वहीं पे, ठीक है। आप नोट सुना रहे हो, मैं चेक करूंगा बेटा, सबके ध्यान रखना। फिर ये मत कहना सर इतना काम क्यों हो गया, अब तो हम नहीं बना पाएंगे। अभी साथ साथ बनाते चलना, वरना मैं यही बनवाऊंगा बेटा, ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या है, मैं चेक करूंगा कॉपी, या तुम्हारे पुराने हो तो सही है, लेकिन नोट्स होने चाहिए हर बच्चे के, नीट वाले होने चाहिए, या नहीं बेसिक वाला दिखा दो, या हाई स्कूल कॉपी दिखा दो लाके कि सर ये देखो इंटर वाली कॉपी है। इंटर वाली नहीं, नीट की तरह। नीट का मतलब होता है कि आपके हाथ से लिखे हुए होने चाहिए बस, सही है। और बेटा इसमें क्या तुम थक जाओगे, क्या करोगे, ये तो अच्छी बात है अगर आपके पास है तो, और होना भी चाहिए। तुम विश्वास नहीं मानोगे, विश्वास क्यों नहीं मानोगे, मैं बता रहा हूँ। सुनो, मैं ये कर रहा हूँ, जब जो मेरी बुकलेट जहाँ तक किसी बच्चे ने देखी है अभी तक, तुमने देखी आती है, 2-3 बच्चों ने देखी है बुकलेट, जो पहले लाता था ना लास्ट ईयर। बेटा मेरी बुकलेट में इतना लिखा हुआ है एक चैप्टर के बारे में, जितना उसमें है उससे पूरा डबल एक चैप्टर के बारे में, मतलब इधर भी उधर भी, जहाँ पे सर का फोटो है वहां भी लिखा है उनके गाल पे। इसके बाद कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी है, ऊपर नीचे इस साइड फट्टे वाले पे, इधर उधर, मतलब पूरा। तो मुझे पता है ये बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को जहाँ भी कुछ नया मिले, लेकिन ये तब था जब मैं नीट से पहले सीपीएमटी तैयारी किया था। सीपीएमटी का मतलब बेटा कोई सिलेबस डिसाइड नहीं था कि कितना आएगा, वहां मतलब था खाली बायोलॉजी, क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री। आप लोगों को पता नहीं है, अगर आप लोग उस वाले सोच से अगर बायोलॉजी पढ़ो तो आपको लगेगा अरे तो बहुत छोटी किताब है। जब मैंने 12th किया था तो उस टाइम बॉटनी की इतनी मोटी किताब थी और इतनी मोटी जूलॉजी की थी, और उस टाइम पे फर्स्ट ईयर अलग होता था और इंटर, तो वहां पे जूलॉजी की इतनी मोटी किताब, बॉटनी की इतनी मोटी किताब, हर किसी की लाइफ साइकिल मैंने पढ़ी है, हर किसी की। जैसे हम लोग अभी बोल देते हैं कि मेढक का लार्वा का नाम क्या है, टैडपोल, वहां पे पूरा लाइफ साइकिल था, टैडपोल किसमें होता है, वो किसमें होता है, वो किसमें होता है, फिर कैसे बनता है मेढक। और ये एक के साथ नहीं था बेटा, एनिमल किंगडम अकेले कम से कम 1 महीने में खत्म होता था, हर किसी की लाइफ साइकिल, हर किसी की लाइफ साइकिल। और अब सोचो कितना सा है, इतनी बड़ी 2 किताबें हैं बस, आप लोग चाहो तो एक दिन में पढ़ लो, लेकिन पढ़ोगे नहीं, ठान लिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है। मतलब कसम खा लीजिए पूरी तरीके से, और नहीं खाइए तो बेटा उसी तरह से अपने माइंड सेटअप बना के और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। और मैं ये गारंटी कर रहा हूँ, सिलेक्शन लेने वाले ऐसा नहीं कि भगवान होता है, एक नॉर्मल से आपकी तरह इंसान होता है, और अच्छी खासी सीटें होती हैं। आप लोग सोचो कि हम भी एमबीबीएस बन जाएंगे, क्या जा रहा है, गवर्नमेंट सीट हमें मिल जाएगी, सही है। तो इसीलिए इतनी मेहनत करो कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए कोई ना कहीं, और करनी भी चाहिए कि हमें एमबीबीएस बन जाए, कितना अच्छा रहेगा सोचो। रहेगा नहीं रहेगा, अभी गदो तुम्हारी लाइफ चल रही है ना ऐसी, ये ऐसी हो जाएगी, ये एमबीबीएस बन जाओगे। अभी तुम मुझे मैसेज करते हो, फिर मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, हाँ बेटा क्या कर रहा सर, मैं अभी कॉलेज में हूँ, बिजी हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इतना चेंज हो जाएगा सब लोग कि आप लोग क्या बताओगे, हम बिजी हैं, और हम मानना पड़ेगा बच्चा एमबीबीएस बन गया, लेकिन मेरा मैसेज नहीं करो बस। मैं और सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये हम लोग अब किस कहाँ पे थे हम लोग, नीचे, और नीचे थे, हाँ ठीक है। ये ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो मैंने दिखा दिया आपको कौन सा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद आए राइबोसोम, बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं। अगले देखो बेटा, अगली कह रहा है इधर देखो, ये पढ़ लिया आपने वैक्यूल्स। अगले कह रहे थे प्रोकार्योटिक सेल्स लैक, मतलब क्या होता है बेटा, absent, क्या होता है, सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग एक ही लाइन में बोल दिया करो कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकार्योटिक सेल में absent, और यूकार्योटिक सेल में क्या होते हैं, राइबोसोम। क्यों है, क्योंकि राइबोसोम अकेला स्ट्रक्चर है जो नॉन मेम्ब्रेनस है, कैसा है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसके दोनों सबयूनिट जो होती है वो अलग अलग होती हैं साइटोप्लाज्म में। जब एमआरएनए आता है, क्या आता है, एमआरएनए, तो उसके बाद वो क्या होती हैं, लगती हैं, क्या, सही है। अब फोटो खिंचवा लो अच्छे से, इसके बाद क्या है, यहाँ पे अच्छे से खिंचवा करो, क्या दिक्कत है। तो चेहरा तो गारा शादी जाके ये वो तो करते रहते हो हैं, कहते नहीं है,
ऐसे करके लिख, ऐसे करके लिख, ये कर, वो कर, 100 फोटो निकाल के हाँ फिर आए 5 फोटो बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है अगर आप लोग 50 फोटो लेते हो अगर शादी में जाके, तो उसमें आपको सेलेक्ट करते हो कितने? 4-5 बस 50 फोटो के बाद हैं। सही है, आप लोग एक आदमी को ले, एक काम ही होता है, मुझे लग रहा है एक आदमी का काम होता है साथ में फोटो भेजना, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा कोई सीधा बेचारा है तुम्हारे साथ और तुम थोड़े ऐसे टाइप के रील बनाने वाले, या रील नहीं वैसे मतलब पता नहीं है, तो एक बेचारा इसी बात से परेशान रहता है कि फोटो कहाँ तक लूं, हर बात में फोटो, हर बात में फोटो, खाना खा रहे हैं फोटो लिए, गेट पे एंट्री मारी फोटो लिए, मतलब फोटो में वहां। चलो ठीक है, चलो ये जमाना ऐसा आ गया है, बिना फोटो के मजा भी नहीं आएगा, है ना। अगले देखो बेटा, यहाँ पे देखो, मैंने कुछ लोग तो ऐसे देखे हैं मतलब नॉर्मली कि अगर वो खाना भी खा रहा है तब भी फोटो नहीं, चलो स्नैप का तो एक वो है, वो तो ट्रेंड होगा, ये ट्रेंड है, चलो ठीक है, भेजना अच्छी बात है कि हाँ अगर हम मैगी भी खा रहे हैं तब भी भेज देंगे, ठीक है। लेकिन ये कौन सा ट्रेंड है कि फेसबुक पे स्टोरी लगा दी मैं खाना खा रहा हूँ मतलब थाली का, ये कौन सा ट्रेंड है? तो कोई नॉर्मल हुआ ये नहीं। तो और कुछ ने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा जो बाहर लोग रहते हैं, बाहर हरियाणा, दिल्ली, रुद्रपुर, ठीक है, जब वो लोग आते हैं उधर से तो नहीं तो एक तो फोटो लेंगे पहले वहाँ स्टेशन पे, जंक्शन पे, ठीक है, जहाँ कोई जंक्शन होगी आपको अच्छी जगह मिल जाएगा रास्ते में, वहां पे जहाँ उन्होंने आधा घंटा कभी फोटो नहीं लिया, लेकिन रास्ते में लेंगे वीआईपी तरीके से, और वहां पे गाना लगाते हैं मैं आ रहा हूँ वापस पता नहीं था मेरा इंतजार करना है, ये गाना लगाते हैं। मैंने ये 90% लोगों का देखा है, 90% लोगों का, मतलब मेरे गांव में अगर 10 लड़के हैं, मुझे पता है बाहर जाते हैं काम करने, तो मेरी वैसे तो बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं है, लेकिन हाँ मैं फेसबुक पे अगर कोई गांव का मेरे आ रहा है, फ्रेंड भेज रहा है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सही है, बेसिकली कर लेता हूँ। तो क्या है, तो मैं अगर 10 मुझे पता है गए हुए हैं, कोई रुद्रपुर गया हुआ है, कोई हरियाणा गया हुआ है, जैसे अब रक्षाबंधन स्टार्ट होगा या अभी होली स्टार्ट हो गई है, दीपावली, जैसे भी रोड में बैठते हैं या उसपे तुरंत उनका गाना एक ही लगेगा बस, ये गाना तो मैंने बहुत देखा है 10 में से 8 में, यही मैं आ रहा हूँ वापस पता नहीं ऐसा लगता है कि आ रहे हैं तो हरियाणा पूरा बेच के आ रहे हैं या रुद्रपुर बेच के आ रहे हैं, चलो आ जाओ और सबको यहाँ के खरीद देंगे, ऐसा लगता है चलो ठीक है, वो हंसी कर रहा था, ये करा जाओ बेटा आप लोग अभी तक देखो, चलो ठीक है आप लोग लगा दिया करो, कोई तो होता है कि आई एम गोइंग टू बरेली, ये कौन सी बात है? अब ये मत कहना किसी ने लगाया हो कि सर मेरे लिए कह रहे हैं, मैं किसी लिए कह नहीं रहा हूँ, लगो ऐसे बच्चे भी हैं यहाँ पे। हाँ अगर जाओ लखनऊ वगैरह तो लगा दिया करो आई एम गोइंग टू लखनऊ, अब ये कहा कि आई एम गोइंग टू पीढ़ी छत्तीसगढ़ पता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो बेटा कह रहा है राइबोसोम, ये देखो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, राइबोसोम के बारे में 2 बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। पहली बात, राइबोसोम अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, और दूसरा अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो कौन है? राइबोसोम, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ऑर्गेनिल्स विद ऑर्गेनिल्स, हम ऐसे ही बोलते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, अब वो सेल का एक ऑर्गेनिल्स हो गया, राइबोसोम उसके अंदर भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम होता है खुद का, और बेटा वो वैसे सेल में भी होता है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं सकते कि किसी ऑर्गेनिल्स के अंदर ऑर्गेनिल्स है, कौन? राइबोसोम। और 2 बात याद रखना बकाया, और दोनों सेल में होता है, प्रोकार्योटिक सेल में भी, यूकार्योटिक। तो देख लो क्या लिखा है, कह रहा है राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड, आपको पता है ऑर्गेनिल्स फाउंड इन ऑल सेल, ऑल सेल क्यों कह रहा है? क्योंकि राइबोसोम प्रोकार्योटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है, कह रहा है बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकार्योटिक, पता है आपको ये बात? ठीक है। अगले कह रहा है विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली द साइटोप्लाज्म, ये कह रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं होता बट आल्सो विद इन द 2 ऑर्गेनेल्स, किसके पास? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटो, ये तो हो गया इनके अंदर, और ऑन भी होता है किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब ये हुआ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होता है, ध्यान दो ना, कहाँ होता है? इसके बाद ऑर्गेनेल्स के अंदर भी होता है, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट,
और ऑर्गेन्स के ऊपर भी होता है, किसके? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख लो आराम से। कहां गया सर? ये है, यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो, ये जो दिखा रहा है ये छोटे हैं, अरे ये है नहीं, देखो ये है, ये क्या है? राइबोसोम ही तो है। और ये इसीलिए इसको बोल रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर क्या होती हैं? राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? राइबोसोम। ये वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होंगे। कहाँ गया? ये है, तो इसके ऊपर राइबोसोम है क्या? बताओ क्यों? क्योंकि ये कैसा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए बेटा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। किसमें हेल्प करता है? क्योंकि बेटा राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। अगर राइबोसोम ना हो, खत्म हो जाए, तो कोई प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं बनेगा। क्लियर? राइबोसोम का मतलब होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जैसे होता नहीं है, जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, तो राइबोसोम का मतलब ये कमरा हो गया, ये ड्रमंड हो गया, ये क्या है? राइबोसोम। अगर ये नहीं होगा तो आप लोग कहाँ पढ़ लोगे? प्रोटीन ना पढ़ लोगे। ठीक है, सही है। तो एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। बस अभी थोड़ा सा आप लोग सब्र बना रखो, पहले ये लाइनें पढ़ने क्या करी थी, ठीक है? आप लोग, मुझे लगता है बेटा, अगर सही से आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत, और उसके बाद ध्यान से किताब पढ़ रहे हो, आपका दिमाग यहीं पे है, ठीक है? तो कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर सही से मेहनत थोड़ी सी कर लो, 10-15 मिनट घर जाके पढ़ लो, 20 मिनट 25 मिनट, तो ये आपको रट जाएगा। आपको यही पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या बात लिखी है। लेकिन इतना ध्यान से फोकस रहा करो आप लोग, ये नहीं कि आप लोग फोकस ही नहीं है, यहाँ पे बैठे यहाँ हो, पता नहीं होगा। ऐसा होता है? नहीं होता है वैसे, बच्चे समझदार है सर। चलो देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है राइबोसोम जो होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और दूसरा बेटा किस पे होता है? तो हम बोलेंगे किसके ऊपर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि पहला ऑर्गेनेल ऐसा है जो किसी ऑर्गेनेल के अंदर भी है। कौन है? राइबोसोम। पहला ऐसा है जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। समझ गए आप लोग? मेम्ब्रेन का मतलब तुम क्या समझते हो? झिल्ली टाइप की एक बस एक मेम्ब्रेन, बस, और क्या होगा? कवरिंग, ये मेम्ब्रेन होती है। अगले देखो बेटा, यहाँ तक पढ़ लिया। अगले कह रहा है एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? और व्हिच हेल्प इन द सेल डिवीजन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे स्टार। ये कह रहा है कि एनिमल सेल होता है, उसके पास एक ऑर्गेनेल जैसे बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? आपको ध्यान होगा सेल डिवाइड करता है। ये देखो ये सेल डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे अरेंज होता है सेंट्रियोल, और यहाँ से क्या करता है? ये ऐसे क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्या होते हैं बेटा? इनका एक लिए होता है, बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे ये स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? स्पिंडल का फॉर्मेशन। और स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है तभी तो सेल क्या होता है? डिवाइड होता है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये सेंट्री में टूट जाता है और क्रोमेटिड एक इधर और एक इधर। किसकी वजह से आता है? स्पिंडल। समझ गए हम लोग? तो यहाँ पे किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटा ये किस में होता है? प्लांट सेल में। किस में होता है? और हेल्प किस में करता है? सेल डिवीजन। ठीक है, आगे देखो। अरे सॉरी, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? एनिमल सेल। ठीक है, अरे वो वही बात दिमाग में और चल रहा है। बेटा कुछ गलत बात नहीं चल रही, अच्छी बात चल रही है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो जाता है कि मेरे माइंड में सही चलता होता है, लेकिन मेरे हाथ जो होते हैं या मैं बोलना होता है वो और भी बोल जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ एक बार बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझे 10th में, जब मैं 10th में बोर्ड का एग्जाम लिख रहा था। लेकिन सही रहा कि उसके नंबर भी मुझे मिले। सही है। ऐसा हुआ कि मेरा क्या था, मैं मतलब जो कोई भी सही एग्जाम देता है अच्छे से देता है, आपने बहुत अच्छे दिए होंगे, तो आप ये चाहते हो गलती ना हो हमसे कभी भी। अब वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं मैथ के, तो मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहा था सॉल्व। आपको पता होगा पहले नंबर एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने का होता है? 6 नंबर का, 7 नंबर का होता है। अगर 100 के गड़बड़ होगा 6 नंबर सोचो कम हो जाएंगे, और 6 नंबर का मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैं लिख रहा था तो मैं मुझे पता था कंफर्म, मुझे पता ही है, और आपको पता है एक क्वेश्चन का आंसर आधे पेज में आता था पहले। अब मैं लिख रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ, एक बात और होती है बोर्ड की कि आपका राइटिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो बेटा आप लोगों को कितना भी आता हो, आप लोगों को 100% नंबर। एक बात ध्यान रखना, BSc हो गया तुम्हारा, 12th हो गया,
10th हो गया, इसमें राइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इतना बड़ा होता है, मैं तो इतना तक कह दूंगा कि 40% राइटिंग का रोल होता है। बताओ, जिसका राइटिंग बहुत दमदार वाला है, मतलब बहुत अच्छा वाला है, तो वो कुछ भी लिख दे वो भी अच्छा ही लगता है और नंबर पूरे मिल जाते हैं। और जिसका राइटिंग भी गोबर का डेस है, उसके बाद उसके यहाँ पे भी गोबर का डेस है, तो उसके नंबर फिर बेचारे बहुत कम हो जाते हैं। और जिसका राइटिंग बढ़िया है, यहाँ से अगर थोड़ा गोबर का डेस है तो राइटिंग अच्छा करते चल जाता है। जैसे बीएससी होता नहीं, लिखते रहते हैं पता नहीं क्या क्या कि आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो और उन्हें लिख दिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में, होगा देखा जाएगा। अरे ऐसा मैंने बीएससी में तो नहीं किया था, लेकिन बीएड में बहुत किया था भाई मेरा बीएड में कोई सब्जेक्ट ही नहीं, क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर, और मुझे वहां पे जो बीएड में सब्जेक्ट मिलते हैं पता नहीं क्या क्या, कि बच्चों को कैसे, मतलब ये जो होता नहीं है, पता नहीं, तुम करोगे तो पता लग जाएगा, कभी देखना। मतलब मेरा एक भी सब्जेक्ट नहीं, खाली एक सब्जेक्ट, बस खाली एक सब्जेक्ट था, वो भी था एनवायरमेंटल साइंस। कौन सा था? और एनवायरमेंटल साइंस में पूरी क्या पढ़ी थी? इकोलॉजी। तो उससे तो मैं बेचैन था। मैंने हकीकत बता रहा हूँ, ना बीएससी में कभी भी पढ़ा बीएससी का, ना मैंने जाना कि सिलेबस क्या होता है, ना मुझे मतलब था। अभी मैंने बीएड भी कर लिया और उसमें भी मैंने अभी तक मुझे नहीं पता है कि कौन कौन सब्जेक्ट थे और उसमें क्या क्या सिलेबस था। कहते मैं हकीकत बता रहा हूँ, ना मुझे पता ना देश को पता था। दोनों ऐसे थे, ऐसा नहीं मैं कह रहा था, वो भी ऐसे थे। अब क्या हुआ, हमारे पेपर, मतलब हमने एडमिशन ले लिया, हमारे पेपर होने हैं। आप लोग बीएससी के साथ ऐसा ही करो, ज्यादा यहाँ मत रखो बीएससी को, तैयारी करो नीट की। अब सुनो, हमने एडमिट कार्ड निकलवाया, वहां पे पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट कि एजुकेशन, वो की एजुकेशन नैतिकता, ये होते हैं ना, वो मुझे क्या पल्ले पड़ती है ये सब, मुझे तो बायोलॉजी के अलावा कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अब क्या हुआ, मैं गया, हमारा जैसे पहले पेपर था, बोलो मत बेटा, पहला पेपर था, उसमें एक भी वो सब्जेक्ट ही हमें नहीं पता कौन सा है सही है। अब हम लोग ऐसा है, 3-4 टीचर साथ में जाते हैं यहाँ से एक साथ, और चारों ऐसे से अपने सब्जेक्ट के बहुत अच्छे मारते हैं और दूसरे मतलब दूसरे सब्जेक्ट में जानते नहीं क्या होता है। अब जा रहे हैं, जैसे शाम के ट्रेन से बैठे, हमारा पेपर हो रहा था मेरठ, हमारा था। जब ट्रेन में शाम को बैठते थे तो एक आदमी कहता यार देख क्या है सिलेबस देख, कुछ तो देख ले क्या है, कल लिखना क्या है। तो किसी ने गूगल किया कि हाँ ये सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या है। तो अब सोचते थे कि 4-5 लोगों में से किसे आता है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत का मतलब जानता है थोड़ी बहुत। तो एक ने कह दिया हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है, तू समझा फिर रात भर उसे, ठीक है। गए, कुछ भी है, कुछ भी लिखना है, मतलब नहीं, कॉपी भर आया, बात खत्म, सही है। बेटा अच्छी खासी % बनी, सबसे ज्यादा मेरी बनी और सबसे ज्यादा मेरी बनी, हाँ हकीकत में देव से भी ज्यादा। और मैंने कतई सही बता रहा हूँ, अभी भी मुझे नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो, और ना मुझे ये पता है कि कौन कौन से विषय थे, क्या क्या उसमें विषय में था, अभी तक नहीं पता। लेकिन कॉपी इतने अच्छे से मैं लिखता था, ये तो वीआईपी। जिस दिन एनवायरमेंटल साइंस का पेपर था उस दिन मैंने ऐसा कॉपी लिखा कि मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर मेरे ही आएंगे, वो टीचर चक्कर में पड़ जाएगा, पता नहीं कौन है। तो सही है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग देखो, अगर आपके अंदर नॉलेज है, दूसरे क्या होता है प्रैक्टिकल, क्या होता है आपको पता होगा, प्रैक्टिकल में तो आपका चलेगा ना। वहां मैंने बताया कि मैं, मतलब जब मैं प्रैक्टिकल देने गया, मैं बच्चों को बता चुका हूँ ये बात, जहां तक प्रैक्टिकल देने गया था तो वहां पे आपको पता होना चाहिए, शायद टीचिंग का होता है, किसका होता है, टीचिंग का, आपको पता बीएड में होता है टीचिंग का। अब बच्चे लगभग बायोलॉजी, सब लोग टॉपिक बायोलॉजी, जब हम भी बायोलॉजी टॉपिक, हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा, मुझे लग रहा था कि मुझे जेनेटिक्स बहुत अच्छा पसंद है, जेनेटिक्स, तो मैंने वही सिलेक्ट किया। जेनेटिक्स के बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उनके सामने। अब क्या हुआ, जो और बच्चे थे, आपको पता होगा बीएड में या बीएससी में 80% लोग वो होते हैं जिन्हें सब्जेक्ट से मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब होता है जैसे मैंने बीएड में किया है कि पास हो जाए, बात खत्म। और हमें भी पास ही होना था बस खाली, और क्या करना। और जो मेरे साथ दोस्त वहाँ 2-4 बन गए थे, उनसे भी मैंने ये कहा था, भाई तुम्हें टीजीटी का एग्जाम देना है, इसके बाद तुम्हें इससे मत डटो, ये बैठ के पकड़ दो, फेंक दो इसे, तुम्हें खाली पास हो जाओ, उसके बाद पास तो कर ही देंगे। तो क्या हुआ, हमें कहाँ पे था, हाँ, तो टीचिंग का बात चला था, कहाँ चला था, टीचिंग का। अब तो मैंने एक से कह दिया खाली, मैंने कहा किसी को डॉट हो तो मुझे बता दो। अब शकल देखेंगे डॉट क्या है, मतलब ये क्या बताएगा, वहां भी तो मैं स्टूडेंट हूँ ना, कोई टीचर तो ना हूँ, किसी को पता भी नहीं था कि ये बायोलॉजी का टीचर ही है। तो अब एक बच्चा बोला हाँ ये बताओ, इसका एक्सप्लेन करना जरा। मैंने कहा आप सब लोग बैठ जाओ आराम से, मतलब मैं उनका टीचिंग करने लगा वहां पे, जितने दो बच्चे थे, और सब फैन बन गए एकदम। मैंने कहा, अब मैंने क्या किया, एक को एक्सप्लेन कर दिया ऐसे बाहर उठते, क्योंकि टीचर जो आ रहे थे, जो टीचिंग वाले, वो थोड़ा लेट हो गए थे 1 घंटा। अब तो बच्चे
अरे भैया ये वाला मुझे बता दो ये मुझे बता दो, मतलब सब एक एक करके। मैंने कहा यार कमाल है, रहने दो, ऐसे बच्चे आते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बेटा इसके चक्कर में मत पड़ो कि हमारे एग्जाम किसके हैं, बीएससी के हैं, किसके हैं। आप लोग पढ़ो कि आपका मेन सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बकाया बीएससी में पास हुआ ना, बात खत्म, कुछ नहीं होता इसका, सही है। अगर आप 80 ना लोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, आप लोग 90 ना लोगे तब भी कोई फर्क नहीं है। आप लोग अगर सिलेक्शन ले लिया आपने नीट में, सब बेकार है क्या, मतलब बीएमएस करोगे गवर्नमेंट कॉलेज से, क्या है एक्स्ट्रा क्या करोगे, कुछ करोगे क्या, या लिखा होगा नाम क्या है बीएससी चलो ठीक है, इधर आ जाओ बेटा। कुछ लोग होते हैं जो शादी कार्ड में नीचे लिखवाते हैं बीएससी एमएससी पता नहीं है, ये राम और नीचे क्या लिखे हुए बीएससी लिखवा दिया। चलो इधर आ जाओ बेटा, बात करते हैं। ए बोलो मत, अब आ जाओ इधर। ये कह रहा है यहाँ पे, आप लोग बताओ जो सेल का साइज होता है, क्या होता है, साइज होता है, वो डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन क्या है। सेल का यानी कि सेल का साइज जो होता है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे आपको बताओ, आपकी एक तो हो गई नर्व सेल, क्या हो गई, एक हो गई ब्लड की सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गई, या मैं बोल सकता हूँ कि आपकी हो गई हार्ट की सेल। आप लोगों को पता है कि नर्व का काम क्या होता है, न्यूरॉन का काम क्या होता है, सिग्नल ले जाना और लाना। तो आपको पता है कि नर्व सेल कैसे होगी, लॉन्गेस्ट होगी, कैसे होगी, लॉन्गेस्ट ही होना चाहिए भी। अब हमारा पता है आरबीसी काम क्या होता है, खाली पिगमेंट होता है और O2 ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो उसकी शेप क्या हो गई, अलग हो गई। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सेल जो सेल का साइज होता है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से, और हम बोल सकते हैं कि हर एक सेल का जो साइज होता है वो क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है, कह रहा है सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, सबसे आपको पता है माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली कितने की है, 0.3 mm इन लाइन। म्यूएम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर। वाइल बैक्टीरिया, किसी बात कर रहा है बेटा, ये बैक्टीरिया, ये देखो सेल है, ये तुम्हारी कौन सी है, वो सही है, वो कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, यानी कि एपिथेलियल का मतलब जितने हमारे जो स्किन बनी हुई है और भी ऑर्गन बने हुए हैं। ये कौन सेल है, नर्व सेल, कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। और ये क्या है बेटा, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स का मतलब है ट्रैकिया नहीं, ट्रैकिड्स जो प्लांट सेल में होती है, सही है, जाइलम वाले पार्ट में। और वो कौन, हाँ वो कौन सी होती है, मेसोफिल सेल, जो कहाँ होती है, लीफ के पास होती है। समझ गए आप लोग। तो आप लोग बताओ क्या सबका जो शेप है वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग है, क्यों, क्योंकि सबका फंक्शन क्या है, अलग अलग, ठीक है। अगले देखो बेटा, अच्छा ये कह रहा है बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया सब छोटी सेल किसकी है बेटा, माइकोप्लाज्मा। और उसके बाद कह रहा है बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो कितनी होती है, 3 to 5 म्यूएम। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, बैक्टीरिया से भी छोटा एक चीज होता है वायरस, लेकिन वो लिविंग नहीं, इसलिए उसको काउंट हम लोग नहीं करते, उसको कहीं काउंट नहीं किया गया है, पता नहीं जिंदा क्यों। देखो अगले कह रहा है द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है बेटा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यानी कि ऑस्ट्रिच का अंडा, वो क्या होता है, सबसे बड़ा सेल होता है। आपको पता होना चाहिए उसका साइज लगभग कितना बड़ा होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर, इतना मोटा। मतलब एक अंडे के ऑमलेट में फिट हो जाएंगे कम से कम 10 लोग हैं, 10 लोग नहीं, 2-3 लोग पेट हो जाएगा। अरे वो लोग खाते होंगे, क्या दिक्कत है उसमें। जहाँ पे ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच कहाँ पर रहता है, ऑस्ट्रिच अभी दिखा दूंगा आपको। ये किसे बोलते हैं, हाँ फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं, और ये काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। हाँ मुझे पता है, इन बच्चों को अच्छा सब बोलते हैं उसे। अच्छा ये पूछ रहा है कि ऑस्ट्रिच क्या होता है, मैं तो देखने की इच्छा कर रही थी। इसके बाद सुने, एग उसका क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, किसका, ऑस्ट्रिच का एग, क्योंकि वो क्या है, सेल है, क्या है बेटा, सेल। अगले कह रहा है, देखो अगले क्या कह रहा है, कहाँ गए हम लोग, हाँ ऑस्ट्रिच कह रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट कितनी होती है, 7.0 डायमीटर। नर्व सेल कैसी होती है, लॉन्गेस्ट सेल, कैसी होती है बेटा, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। अच्छा ये लिखा है लार्जेस्ट सेल, ये क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट, दोनों डिफरेंस है, ध्यान रखना। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा, और लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, ठीक है, लंबाई में। हाँ सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन द शेप, शेप में अलग अलग होती है, जैसे कैसी होती है, डिस्लाइक हो गया, पॉलीगोनल हो गया, कॉलमनर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, थ्रेड लाइक मतलब धागेनुमा हो गया, इरेगुलर हो गया, बहुत सारी सेल होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं। कह रहा है शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछ सकता है कि सेल का बताओ
जो साइज होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है कि वो सेल फंक्शन क्या करता है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है अभी तक? बताओ, सब क्लियर है यहां तक? ठीक है, एक बार रिवाइज करो जल्दी से, फिर मुझे बताओ किसी को बात कर लेना पड़ेगा अभी तक। बेटा एनसीईआरटी लेके बैठो, एनसीईआरटी को चाट जाओ बिल्कुल, समझ रहे हो? ये मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं कहानी सुना रहा हूँ, सही है? ये आपको कोई रामायण की कहानी सुना रहा हूँ, बेटा यहाँ से राम गए थे, यहाँ से लक्ष्मण आए थे, यहाँ पे ये यही सब कुछ है आपका एनसीईआरटी। उसको ही रब बनाओ, उसको ही शेर बनाओ, सब कुछ वही है एनसीईआरटी, ठीक है? उसको पास लेके डेटा भी करो। जैसे सपने में आए, आपके सपने भी याद होते हैं क्या? आपके सपने होते हैं ना, सबको आते हैं? क्या सपने आते हैं तुम्हें? मुझे पता है तुम्हें क्या सपने आते हैं। इतने खतरनाक लोग, ठीक है? पढ़ो जल्दी पढ़ो। और बेटा साथ साथ में याद भी करते रहो अभी, ठीक है? हम लोग हर घड़ी चल रहे हैं आराम से, फिर ज्यादा हो जाएगा बहुत, फिर आप लोग कहोगे अब क्या करें। अब पीछे का रिवाज कर रहे हो या भूल गए गैमेटोफाइटिक क्या था, स्पोरोफाइटिक क्या था? भूल तो नहीं गए? पता है हम लोग स्पोरोफाइटिक क्या होता है? पता है आपको? तो सही है बेटा, मेहनत कर लो थोड़ी सी। और पता है किताब को बोला था पोता मत करो। कुछ लोग होते हैं पता है, वो लेके बैठ जाते हैं, क्या होता है? ये हाइलाइटर तो अरे मैं फैशन ना देखते रहूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लेके बैठ गए, उन्हें पढ़े ना पढ़े लेकिन ये डिजाइन आना बहुत जरूरी है सर के। बेटा ये नहीं करा करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करें, वहां खाली स्टार बनाया करो बस। अगर आप लोग ये कर लेते हो ऐसा के, तो जब भी आप किताब पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि डिफरेंट चीजें समझ में आती हैं, कि कहीं पे है कहीं पे नहीं है, कहीं पे है, फिर लगता है कि सब खिचड़ी बन जाता है। बताइए खिचड़ी खाली आप लोगों को जहाँ अच्छा लगे करे, पहली बात तो मैं बोलूंगा उसे अंडरलाइन किया करो खाली बस। अंडरलाइन का मतलब होता है कि हमारी नजर चली जाए बस। अब एक बार बताओ, जैसे किताब है ना, किताब अब एक किताब है बेटा, जब मैंने कह दिया आपको हर लाइन पढ़नी है, ठीक है? दूसरा क्या है कि अगर आप लोग जब ये हाईलाइट ये चला देते हो तो ये किताब का पता है कैसा लगता है? देखो ये है, देखो अजीब लगा मुझे, पढ़ते हुए अच्छी लगी ऐसे। अब आप क्या करते हैं, ये देखो जो कहते हैं हाईलाइट चीजें, वो हाईलाइट का मतलब ये नहीं होता है जो आप लोग करने बैठते हो, वो अलग चीज होती है हाईलाइट। ये देखो आप लोग यहाँ पे क्या करो, जैसे आपको लग रहा है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसे अंडरलाइन करो बस खाली, जिससे हमारा जो लिखा हुआ है वो सब सेम लगे एकदम, सही है? और जहाँ इंपॉर्टेंट लग रहा है वहां पे क्या बनाओ, स्टार। बस दो काम करूंगा, सही है? हाईलाइट से किताब वैसे आपको पसंद मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी पसंद क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में नहीं आती हाईलाइट वाली चीजें। जैसा अब ये है, मुझसे कहे पढ़ना, मैं कति बिना कर दूंगा कि मुझे पढ़ ही नहीं मिलेगा ये। देखो ऐसा लगता है ना, एक कलर दूसरा है, एक कलर दूसरा है, जो जिसपे हाईलाइट नहीं है वो समझ ही नहीं आता क्या लिखा है, जो हाईलाइट है वो सब समझ में आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आप लोग बचा करो इसको थोड़ा। अरे किसकी बताओ ना, मतलब किताब की नहीं कह रहे हैं, अगर तुम दोनों नहीं तो मुझे दे दूंगा, फिर बच्चों को दे दूंगा किसी को, ठीक है बेटा? तो हम लोग ये देखो हम लोगों ने सेल के बारे में समझा क्या होती है, और आप लोग बहुत सेल करते थे उसके बारे में समझ लिया, सेल क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल से प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? तो ठीक है, इस बात कल बात करते हैं। आज हो गया आपका, बाकी आप लोग मेहनत करो बेटा अच्छे से और पढ़ाई करते रहो, ठीक है? ठीक है? मेरा बोर्ड की गलती बता, हाँ मेरा ये हुआ था, मैं भूल गया था ना। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो ऐसे कर रहा था,
जैसे मैं क्या कर रहा था, हाँ जो जो मेरे माइंड चलता है वो अलग चलता है। इधर देखो, हाँ वही बता रहा था, इधर देखो कहाँ गया ये है। जैसे आपने देखा होगा, ये बेकार हो गया, क्या हो गया? हाँ ये देखो, कभी कभी आप ऐसे करते हो, जैसे आपको आपके माइंड चल रहा है 4 लिखा हुआ है, लेकिन आपने हाथ से लिख दिए 6। अब मेरा क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग में सही किया, अब वो लॉन्ग क्वेश्चन था, सही है, मैथ का आंसर फाइनली यहाँ आना था, मैंने ए भी सही किया, ए भी उसी के अकॉर्डिंग किया, और मैं माइंड से विदाउट कर रहा था, लेकिन मेरा हाथ कुछ और चल रहे थे यहाँ से देखे, और यहाँ से देखे मैंने सब गलत दिखा था। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक फिर से मैं उसी लाइन पे आ गया जो मतलब आना चाहिए एक्यूरेट में, और मेरा बाद में जो आंसर था वो बिल्कुल सही आया। अब मैं कहते मतलब श्योर हो गया कि सही है, मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब मैं एक बार कॉपी चेक कर रहा था, करता ही हूँ हमेशा कि क्या मैं कोई गलती नहीं हो गई। अब मैंने जब ये वाला सिस्टम देखा, मैंने ये कौन से क्वेश्चन का गया, मतलब कोई कभी बात ही नहीं बन रही थी यहाँ पे, तो मैंने दिमाग लगाया काटूंगा अगर तो फिर और बेकार हो जाएगा, ऐसी जैसा है, क्योंकि आंसर सही था ना, आंसर मैंने देखा बाद में तो सही था, मतलब वैसे करके सॉल्व कर दिया था। तो ये हो जाता है कभी कि हम लोग, हमारे माइंड में कुछ और चलता होता है और हम लोगों को स्टेपिंग अलग हो जाती है, और उसके बाद वो हमें सही भी लगता है कि हमने सही बोला, वैसा हो जाता है, बहुत लोगों के साथ होता हो। चलो ठीक है, इस बात कल बात करेंगे हम लोग। साइंस की मतलब क्या कहते हैं? साइंस की भाषा हम कुछ नहीं कहते, दिमाग ऐसा लगाना कहते हैं। चलो ठीक है, इसके बाद कल बात करेंगे, ठीक है।